ऑल राइट एवरीवन, एसक्यूएल सर्वर फुल कोर्स पार्ट 4 इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 से आगे जो है वो कवर करेंगे। जो भी चीज़ें हमारे पास बची हुई हैं तो उनको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि क्या हम लोग जो है वो पार्ट 4 में कवर करने वाले हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से जो है वो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल हैं तो आप जो है वो और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, जैसे कि ऑल ऑपरेटर हो गया, एनी और बहुत सारे ऑपरेटर हैं, उनको कवर करेंगे। ज्वाइंस हम लोग समझेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है ये। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो रो नंबर फंक्शन, ओवर क्लॉज और रैंक, डेंस रैंक भी समझेंगे। इंडेक्सेस तक अगर हम लोग पहुँच गए तो इंडेक्सेस की हम लोग जो है बात करेंगे, अगर हम लोग कवर कर पाए, नहीं तो अगले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास जो है वो टेम्परेरी टेबल से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी और फिर हमारे पास स्टोर प्रोसीजर वगैरह रहेंगे। तो काफ़ी कूल स्टेप आने वाला है अगले 1 2 3 वीडियोज़ में। तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, जो है हमारा ऑल ऑपरेटर। तो ऑल ऑपरेटर को पहले हम लोग जो है समझ लेते हैं और फिर हम लोग एसएसएमएस पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि ऑल ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम लोग जो है वो लेके चल रहे हैं। तो ऑल ऑपरेटर बेसिकली किस लिए यूज होता है आप इसको समझ लीजिए। तो ऑल ऑपरेटर इज यूज टू सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है उसके सभी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए ऑल ऑपरेटर जो है वो यूज होता है। अब ये ऑल ऑपरेटर और ऑल रिकॉर्ड ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसको जो है हम लोग जब चलेंगे एसएसएमएस पे तो समझेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके ऑल रिकॉर्ड ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट है, ये कोई सब क्वेरी होने वाली है कि आप यहाँ पे जैसे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, और फिर जब आप यहाँ पे ऑल लगाओगे तो क्या होगा कि इसमें से जो रिकॉर्ड आएंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो ऑल ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेगा। तो कैसे यूज करेंगे ऑल ऑपरेटर को, इसको मैं आपको जो है वो बताऊंगा। बट आप ये समझो कि ऑल ऑपरेटर जो है वो इसलिए यूज होता है कि किसी सेलेक्ट स्टेटमेंट के सारे रिकॉर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेने हैं, तब हम लोग यूज करते हैं ऑल ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑल ऑपरेटर क्या करता है, सेलेक्ट करने के अलावा और क्या करता है, कोई एक वैल्यू आप ले लोगे, उस वैल्यू को जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में वैल्यू आई हैं उनकी हर वैल्यू के साथ जो है वो जाके कंपेयर करेगा। ठीक है, तो जो आपको रिजल्ट मिला है आपकी क्वेरी से, उस क्वेरी में जो भी रिजल्ट में आया, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये आया यहाँ पे, और वैल्यू आपके पास यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, तो 4 आपकी वैल्यू हो गई और ये आपका जो है वो क्वेरी का आउटपुट हो गया। तो ऑल ऑपरेटर क्या करेगा, इस 4 को पकड़ेगा और इसके साथ मैच करवाएगा, इसके साथ मैच करवाएगा, इसके साथ मैच करवाएगा, इसके साथ मैच करवाएगा। जब इसको मैच मिल जाएगा तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं तो आपको जो है वो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो क्या करता है, इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू एवरी वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ अ क्वेरी। ठीक है, या रिजल्ट फ्रॉम द क्वेरी। तो ऑल ऑपरेटर पहला सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करता है क्वेरी के, दूसरा कोई जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को ये जो है सारे रिकॉर्ड से कंपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद में इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाई कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अब ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो। ठीक है, कि ऑल जो है क्या करता है, सबसे पहले रिकॉर्ड को जो है सिलेक्ट करता है, जितने भी आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट में आएंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में जो कोई वैल्यू आप कंडीशन में दोगे उस वैल्यू को जो है वो सारी वैल्यूज के साथ चेक करेगा। अब ऑल ऑपरेटर यूज कहाँ करते हैं, इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाई कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि आपका इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उनके पहले ये आना चाहिए। तो ऑल ऑपरेटर आप कब यूज करते हो, ऑल और फिर ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से आप जो है इसको यूज करते हो। तो अभी हम जब क्वेरी करेंगे एसएसएमएस पे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आप इस लाइन को जो है समझ लो, ऑल मस्ट बी प्रीसीडेड बाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड इवेल्युएट टू ट्रू, जो हम लोग यहाँ पे बात किए थे अभी ट्रू और फॉल्स की, इवेल्युएट टू ट्रू इफ क्वेरी रिटर्न्स नो रोज। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये ट्रू और फॉल्स इवेल्युएट करता है। ऑल मस्ट मीन मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऑल की बात करते हो तो क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या करेगा कि कोई वैल्यू जैसे आपने 3 ली, यहाँ पे जैसे आपने 3 लिया तो ये क्या करेगा, 3 को यहाँ पे कंपेयर करेगा, 3 को यहाँ पे कंपेयर करेगा और 3 को यहाँ पे कंपेयर करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढ रहा है। अगर आपको कोई और वैल्यू होगी आगे तो वहां भी जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट भी आप यूज कर सकते हो, जो कि आप मैक्स फंक्शन जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे कि मैक्स फंक्शन कैसे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विद ऑल वी कैन यूज डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑल कीवर्ड के साथ में हम लोग ये सारे ऑपरेटर जो है वो यूज
कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने थ्योरी समझी है। अब इस थ्योरी के साथ में हम लोग तुरंत चलते हैं एसएसएमएस पे और इसको हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये हमारी जो क्वेरी है वो पिछले वीडियो से है, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, अपने डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। अभी हम लोग मास्टर के कॉन्टेक्स्ट में हैं, तो यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है। इस क्वेरी को हम लोग यहाँ पे जो है वो हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, डेटाबेस को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की टेबल बनाई है और एक परमानेंट एम्प्लॉय की टेबल बनाई है। तो इन एम्प्लॉयज़ को हम लोग जो है एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इन टेबल्स को रिव्यू कर लेते हैं कि इन टेबल्स में हमारे पास क्या है। तो हमारे पास सिंपल जो है वो एम्प्लॉयज़ का डेटा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय हैं और कुछ आपके जो हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और आप चाहें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट टॉप 10 इस तरह से भी कर सकते हो और चाहें तो आप सिलेक्ट स्टार भी कर सकते हो। तो टॉप 10 बेसिकली हम कुछ रिकॉर्ड यूज करने के लिए जो है वो कुछ रिकॉर्ड फेच करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम एक आइडिया ले पाएँ, ठीक है। तो टॉप 10 हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। अब ये जो एम्प्लॉय हैं आपके, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय हैं और ये आपके परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब इन दोनों टेबल पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टेबल पे हम लोग ऑल ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक। अब देखो ऑल ऑपरेटर का सिनेरियो हम लोग को समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग ऑल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एज कॉलम है, ठीक है, तो हम इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो एज है, यहाँ पर कुछ एज दी हुई है। तो इसमें हम लोग जो है 21, 22, 23 इस तरह से एज दी हुई है और यहाँ पर भी जो है कुछ एज दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में भी, ठीक है। तो आइडिया लगता है इसको देखने से, छोटा डेटा है तो देखने से आइडिया लगता है। यहाँ पर आप देखो इस तरह से कि यहाँ पे 24 तक हमारे पास डेटा है और यहाँ पर जो डेटा हमारे पास है वो 27 तक है। इसमें एज जो है वो परमानेंट वाले में एज ज़्यादा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वाले आते रहते होंगे जाते रहते होंगे, पर परमानेंट वाले तो परमानेंट है यहाँ पर। तो हम लोग पूरा डेटा एक बार जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा कि कैसे ऑल ऑपरेटर जो है आपका काम करता है। तो आप इसको जो किसी भी सिनेरियो में यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एज की वो है 24 और यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपकी 27, ठीक है। और उसके बाद में आप 25 भी है और यहाँ पर आपका 26 भी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑल ऑपरेटर जो है वो यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट एज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। आप समझो इस सिनेरियो को आराम से एक एक लाइन से, फिर आप जो हम लोग पढ़ के आए हैं थ्योरी वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो एज जो है वो एक कॉलम है एम्प्लॉय टेबल में, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय टेबल में। तो जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एज मिल जाएगी, ठीक है, एज मिल गई। अब क्या है, एक हमारे पास जो यहाँ पर टेबल है परमानेंट एम्प्लॉय की, उसको भी हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय में ऐसे एम्प्लॉय चाहिए हैं जिनकी एज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉय हैं उनकी एज से ज़्यादा हो, ठीक। यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय में से हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए हैं जो 24 से बड़े हों। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की जो मैक्सिमम एज है उससे ज़्यादा एज वाले एम्प्लॉय हमें जो है वो परमानेंट टेबल से चाहिए हैं। तो कैसे ले सकते हैं, वेयर एज ग्रेटर देन और फिर आप लगाओगे ऑल और फिर आप लगाओगे यहाँ पर जो हमारी ये क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इस बात को हम लोग जो है समझेंगे, कैसे समझेंगे कि जैसे ये हमारी जो सब क्वेरी है यहाँ पर इधर लगी हुई है, इस सब क्वेरी में हमारे पास जो है वो क्या है 20 है, 21 है, 22 है और 24 है, इस तरह से है। तो ये सारी वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर इस टेबल में जो वैल्यू है परमानेंट में सबसे कंपेयर होगी और फिर जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रहेगी उसको ये लेके जाएगा और फिर उससे बड़े जितने भी रिकॉर्ड आपके परमानेंट में हैं उनको पुल करके लाएगा। तो इसको हम लोग जो है इसे चलाते हैं, तो आप देखना कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। 25, 26, 27, ठीक है। तो आपको मिल गया 25, 26, 27 मिला। क्यों मिला, क्योंकि इस क्वेरी में, इस सब क्वेरी में, ठीक है, इस सब क्वेरी में क्या किया हम लोगों ने क्या कहा है, ग्रेटर देन ऑल, सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा, ग्रेटर देन ऑल। तो सबसे बड़ा जो है उससे बड़ा होना चाहिए। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं इन सबसे बड़ा होना चाहिए, जितने भी रिकॉर्ड हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में हैं उनकी एज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एज की बात कर रहे हैं तो उनकी एज से बड़ा होना चाहिए। कौन बड़ा होना चाहिए, परमानेंट टेबल का एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट टेबल के एम्प्लॉयज की एज से बड़ा होना चाहिए। और एम्प्लॉयज की एज से मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं सबकी एज से। आप यहाँ भी कोई कंडीशन डाल सकते हो, वो बात की बात है, पर अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल गया है। इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर आए, फिर से हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को यहाँ पर फिल्टर करें, तो यहाँ पर हमारे पास मेल फीमेल का एक और फिल्टर है
और जो परमानेंट एम्प्लॉय है यहाँ पर भी हमारे पास मेल फीमेल का और फिल्टर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से समझने के लिए, ठीक है। वो ऑल ऑपरेटर के अंदर ही हो रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसको भी मैं अगर ऐसे नीचे ले आऊँ तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ग्रेटर देन, और ये रहेगा ऑल, ठीक है। एज ग्रेटर देन ऑल वेयर जेंडर इक्वल टू मेल फीमेल, कुछ भी कर सकते हो, फीमेल कर लो, ठीक है, फीमेल। और फिर आप यहाँ पर जो है वो ये जो वेयर एज है, और इसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो एक और एंड लगा सकते हो, एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल। तो देखो यहाँ क्या हुआ, पहले ही क्या करेगा, ये फीमेल की एज जो है लेके आएगा, और उन फीमेल की एज में जो सबसे ज़्यादा एज होगी उससे बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो आपके परमानेंट एम्प्लॉय से आएंगे, और वो होंगे जेंडर फीमेल के, ठीक है। तो क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी आप जो है वो बढ़ा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक बंदी आपको ऐसे मिलेगी, जया, जिसकी एज जो है वो 26 है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो फीमेल की एज आई है वो क्या आई है, वो 24 आई है। तो हमारे पास जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसमें 25 एज की कोई फीमेल जो है हमें नहीं मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे जो कंडीशन लगा देता हूँ, वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 25 एज की कोई भी जो है वो फीमेल एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको क्या मिला, 26 मिला। इस लाइन को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आइडिया जो है वो थोड़ा सा क्लियर रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ऑल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये मैंने एज पे लगाया है, आप जो है वो इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर भी जो है वो लगा सकते हो। तो होपफुली जो है क्या होने वाला है, यहाँ पर आप ऑल ऑपरेटर की थ्योरी हम लोगों ने समझ ली किस तरह से काम करता है, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है। आप यहाँ पर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हो एज में, ठीक। तब ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओगे तो क्या होगा कि एज या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, ठीक। अब देखो अब क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, अब यहाँ पर जो है आपको दो रिजल्ट मिल जाएंगे, 24 वाला भी आ गया और 26 वाला भी आ गया, दोनों रिकॉर्ड आपके आ गए। तो ऑपरेटर जो है आपको मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑपरेटर जो है वो प्रोवाइड करवाई है इस पीपीटी पे। तो ये लिस्ट ऑफ ऑपरेटर के साथ आप जो है वो प्ले कर सकते हो कि कैसे आप ऑल ऑपरेटर डिफरेंट सिचुएशन में आपका बिहेव करता है। तो ऑल ऑपरेटर की थ्योरी और ऑल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल मैंने आपको जो यहाँ पे करके दिखा दिया है, ठीक है। और जो आपके ऑपरेटर होते हैं, कोई भी आपका ऑपरेटर हो, चाहे वेयर क्लॉज हो, चाहे आपका कोई और ऑपरेटर हो, उसके लिए डेटा को आपको समझना जरूरी होता है। आप कहीं पर भी कोई भी ऑपरेटर लगा दोगे तो उससे आपको डेटा नहीं मिलेगा, आपको डेटा समझना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से आपको जो है वो क्वेरी करनी पड़ती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एनी ऑपरेटर की। तो एनी ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एनी ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल ऑल ऑपरेटर जैसा है, बट ऑल ऑपरेटर में क्या करता है, वो चेक करता है सारे रिकॉर्ड्स को। इसमें इसको कोई एक रिकॉर्ड मिल गया एंड दैट्स इट। तो एनी ऑपरेटर यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू ईच वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी, ठीक है। तो काम वही करता है ये, ठीक है। द एनी ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू ईच वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम क्वेरी, ठीक है। तो यही चीज हम लोग क्या कर रहे थे, यही चीज हम लोग ऑल में कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखो, इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू एवरी वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी फ्रॉम अ क्वेरी, ठीक है, लिस्ट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम अ क्वेरी। तो जो ऑल ऑपरेटर कर रहा था वही आपका एनी ऑपरेटर भी कर रहा है। तो डिफरेंस क्या रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो इट इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ द रिजल्ट ऑफ द इनर क्वेरी कंटेन्स एट लीस्ट वन रो, कम से कम एक रो तो जो है वो होनी चाहिए, तो आपको जो है वो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। तो जो आपकी इनर क्वेरी का रिजल्ट है उसमें कम से कम एक मैचिंग रिकॉर्ड होना चाहिए जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करे एनी कीवर्ड के साथ, एनी ऑपरेटर के साथ, ठीक है। एनी मस्ट मैच एट लीस्ट वन रो, ठीक है। तो एनी जो है वो मैच एट लीस्ट वन रो इन द सब क्वेरी एंड मस्ट बी प्रोसीडेड बाई अ कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर एनी में भी लगेगा, बट कम से कम एक वैल्यू तो जो है वो उसको मैचिंग वाली मिलनी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं और इस क्वेरी को जो है हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर एनी ऑपरेटर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो जहां पर हम लोगों ने ऑल लगाया है वहां पर हम लोग जो है वो एनी लगा देंगे ऐसे, और फिर हम लोग जो है यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे, और रिजल्ट देख के हम लोग जो है वो देखेंगे कि क्या डिफरेंस यहाँ पर आया है। तो एक वैल्यू जो है किसी भी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, क्या मिली आपको, यहाँ पर आपको मिली 22 और 24, ठीक है। तो 22 या 24 किसी एक से बड़ा होना चाहिए या दोनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक।
किसी एक से बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो है वो मिनिमम वैल्यू ली जाती है कि उसको यहाँ पे मिल जाएगा तो वहीं से ले लेगा। ऑल के केस में क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ले रहा था, और ये हमें क्वेरी देख के समझ में आया कि ऑल में था तो 24 को काउंट कर रहा था और इसमें जो है 22 को काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखोगे इस स्टेटमेंट का तो एनी ऑपरेटर क्या करता है, मिनिमम वैल्यू जो है वो ले जाता है। तो 24, 22, फिर उसका 24, फिर 22, 26 इक्वल टू अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो क्या होगा, रिजल्ट आपका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 22 एक्सक्लूड हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो है वो 24 और 26 मिल जाएगा। तो एनी ऑपरेटर जो है वो मिनिमम वैल्यू टारगेट करता है और ऑल ऑपरेटर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को टारगेट करता है। अब इसको हम लोग जो है वो ऐसे भी करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने लिया एज और उसके बाद में आप लिखो ग्रेटर देन, और ये जो आपका सेलेक्ट एज वाला है इसको आप इस तरह से ले आओ यहाँ पर, ठीक है। मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक साथ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा और अब हम लोग जो है वो एनी ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो है वो मिन यूज कर रहे हैं, ठीक, मिनिमम यूज कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो अब अगर हम इतना स्टेटमेंट चलाएंगे तो भी हमें जो है वो सेम रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर कि आपका जो जेंडर फीमेल है उसमें जो मिनिमम एज रहेगी, मिनिमम एज से जो बड़ा एम्प्लॉय रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिनिमम एज आपकी यहाँ पे 23 है और 23 से जो बड़े एम्प्लॉय हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं। और मिनिमम एज आपकी यहाँ पे क्या कैलकुलेट होकर आ रही है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मिनिमम एज आपके यहाँ पे 22 कैलकुलेट होकर आ रही है और 22 कैलकुलेट होकर आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो ये रिकॉर्ड मिल रहे हैं। और आप देख रहे होगे कि आपको यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड मिल रहे हैं। ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जेंडर का फिल्टर है वो काम नहीं कर रहा है। अगर हम जेंडर का फिल्टर भी लगा दें यहाँ पे तो आपका जो मैच है वो एग्जैक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जेंडर का भी अगर हम यहाँ पे लगा दें इस तरह से तो आपका मैच जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो जो आपका एनी ऑपरेटर होता है वो मिन को जो है वो मिन के जैसा होता है, मिनिमम अगर आप ले रहे हो तो उसके जैसा होता है, और जो आपका ऑल ऑपरेटर होता है वो आपका मैक्स जैसा होता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो कि जब आप मैक्स लगाओगे, जब ऑल लगाओगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते आपको सही से जो है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एनी ऑपरेटर से जो रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है वही हम लोगों को जो है वो मिल रहा है मिन ऑपरेटर से। तो आप एनी और मिन दोनों में से कोई भी जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो 2 लाइन ऑफ कोड हैं इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं ये जो वेयर है, ठीक है, आपको जो है वो ये चीज़ समझनी चाहिए कि कैसे आप जो है वो क्वेरी में चेंज कर सकते हो और कमेंट वगैरह लगा के जो है वो चीज़ों को समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैंने फिर से जो है वो वापस ला दिया है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब ये हमारा जो है वो एनी ऑपरेटर के साथ है। आप ये रिजल्ट देखो और फिर हम लोग जो है इसको रन करवाएंगे तो सेम रिजल्ट हमें जो है वो मिलना चाहिए, और बिल्कुल सेम रिजल्ट हमें मिला जो कि हमारा मिन जो हमारा फंक्शन है उसके साथ मिला और एनी ऑपरेटर के साथ मिला। तो एनी ऑपरेटर क्या करता है, मिनिमम वैल्यू को जो है वो सेलेक्ट करता है और ऑल ऑपरेटर क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को सेलेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक और ऑपरेटर होता है जिसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे, और ये आपका है सम ऑपरेटर। सम ऑपरेटर और जो आपका एनी ऑपरेटर होता है इनमें जो है वो वर्किंग जो इनकी है वो एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। ये भी जो है आपको मिन वैल्यू पकड़ के दिखाएगा। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर सम ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू द ईच वैल्यू इन द लिस्ट फ्रॉम अ क्वेरी। तो ये बिल्कुल सेम करता है। इट इवेल्युएट्स टू ट्रू इन द इनर क्वेरी इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 रो। यही चीज हमारी जो है वो सम ऑपरेटर की थी, सॉरी यही चीज हमारी जो है वो एनी ऑपरेटर की थी कि एटलीस्ट 1 रो, और यहाँ पर जो हमारा है एटलीस्ट 1 रो। तो बिल्कुल सेम है, बट क्या होता है कि सम और एनी में एक डिफरेंस होता है कि सम आपका जो है वो पॉजिटिव होता है। सम जब आप सम की जब आप बात करते हो तब आप क्या सोचते हो कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा, और जब आप एनी की बात करते हो तो आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो एनी का सेंस जो है वो नेगेटिव होता है और सम का सेंस जो है पॉजिटिव होता है, बट दोनों जो है वो एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। क्योंकि हम लोग लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लॉजिकली बात करते हैं। लिटरेचर में जो एनी का मतलब होता है वो नेगेटिव होता है और आपका जो सम होता है उसका मतलब पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है। ये समझाने के लिए कि दोनों जो फंक्शन है एनी और सम, दोनों जो ऑपरेटर हैं एनी और सम एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। तो मैंने आपको जो है वो एक जो लिटरेचर का डिफरेंस था वो बता दिया, बट इनमें जो है वो एसक्यूएल में कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। तो इट इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ द रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी कंटेन्स एटलीस्ट 1 रो, इट मस्ट बी प्रेसिडेड बाई कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसा एनी के लिए था। तो हम लोग चलते हैं और सम को जो है वो देखते हैं कि सम किस तरह से जो है वो बिहेव करता है। तो आप यहाँ पे एनी जो है इसको आप जो है वो सम से चेंज कर दो, ठीक है, सम ऑपरेटर, और हम लोग इसको जो है रन करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला है, यहाँ पे हम लोगों को जो है कुछ, सॉरी यहाँ पे मैंने जो है रन करवा दिया है। तो ये सारी स्टेटमेंट भी रन हो गए हैं, मुझे सेलेक्ट करके रन करवाना चाहिए था यहाँ पर। तो इसको मैं चला देता हूँ यहाँ पे। तो हमें एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड मिले जो आपको यहाँ पर एनी में मिले थे,
तो सम और एनी जो है आपका वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करता है। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आइडिया लगे आपको कि आप कहाँ कहाँ कमेंट कर सकते हो, कैसे चीज़ों को आप जो है वो चेक कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको मिला है एनी के केस में, और बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है सम के केस में। तो सम और एनी, सॉरी फिर से मैंने पूरा का पूरा रन करवा दिया है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सम और एनी जो होते हैं वो एग्जैक्ट सेम आउटपुट आपको देते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जो है वो समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ कि हमारा अगला ऑपरेटर कौन। अगला ऑपरेटर है हमारा एग्जिस्ट ऑपरेटर। ठीक है, एग्जिस्ट ऑपरेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, बट एग्जिस्ट जो है वो आप कॉमनली यूज करते हो। एनी और सम और जो आपका ऑल है वो इतना कॉमनली आप यूज नहीं करोगे, बट कैसे यूज करना है आपको पता है। एग्जिस्ट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है इसको हम लोग समझते हैं। तो द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ अ सब क्वेरी और अ डेटा सेट। ठीक है, तो रिजल्ट की एग्जिस्टेंस को चेक करता है। तो रिजल्ट की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में कोई डेटा आया भी कि नहीं आया। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, काउंट, और अगर काउंट आपका जो है वो 0 है तो वहाँ पर आपका जो है वो फॉल्स आ जाएगा, और काउंट में कुछ डेटा है तो आपका जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो ये किसी रिजल्ट सेट में, किसी सब क्वेरी में डेटा की एग्जिस्टेंस को जो है वो चेक करता है, और जो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं उनकी एग्जिस्टेंस को भी चेक करता है। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे आप चेक कर सकते हो कि कोई टेबल जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, कोई व्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कोई प्रोसीजर जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसके लिए भी आप एग्जिस्ट ऑपरेटर की यूज कर सकते हो। डेटाबेस ऑब्जेक्ट के लिए भी आप जो है वो एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, और रिजल्ट सेट चेक करने के लिए भी आप जो है वो एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। रिजल्ट सेट में कोई स्पेसिफिक चीज है कि नहीं है, रिजल्ट है कि नहीं है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हो। एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या करता है देखते हैं। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर टेस्ट्स वेदर सब क्वेरी फेचेज एट लीस्ट 1 रो। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल नेम लिखा तो उसमें कम से कम एक तो डेटा जो है वो होना चाहिए। ठीक, आपकी कंडीशन के हिसाब से कम एक तो रो होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 1 रो होनी चाहिए, तब ये क्या करेगा, तभी आपको जो है वो ट्रू देगा। अगर 0 रो होंगी तो आपको यहाँ पे जो है वो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, व्हेन नो डेटा इज रिटर्न देन दिस ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स। अगर कोई डेटा है तो पॉजिटिव है रहेगा, ट्रू रहेगा, अगर डेटा नहीं है तो आपको जो है वो फॉल्स मिलेगा। एग्जिस्ट कंडीशन इंप्रूव्स द क्वेरी इफिशियंसी एज द सब क्वेरी में रन मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपके जो कोड होता है उसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो कैसे इम्प्रूव कर देता है, मान लो कि आपको यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, और इस एम्प्लॉय में आप जो डेटा है वो आपका मान लो कि यहाँ पर जो है वो 10 लाख का डेटा है। ठीक है, 10 लाख का डेटा है आपका, और आपको इस स्टेटमेंट को जो है वो रन करवाना है, और आप जो है रन करवाना चाहते हो इस स्टेटमेंट को। तो ये स्टेटमेंट जब रन होगा तो क्या होगा कि ये काफ़ी टाइम लगाएगा रन होने में। ठीक, तो उससे पहले आप जो है वो एक एग्जिस्ट ऑपरेटर लगा सकते हो, और कोई कंडीशन जिसके बेस पर ये क्वेरी रन होनी चाहिए, तो अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है तब ये क्वेरी रन हो, अदरवाइज ये क्वेरी रन ना हो। तो आप ऐसी कंडीशंस जो है बना सकते हो कि आपका कोड जो है वो हर बार रन ना हो। जो आप करना चाहते हो वो डिजायर्ड कंडीशन अगर मिट होती है तब आप जो है इसको चलाओ। तो एक सिंपल सी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपकी ये टेबल एग्जिस्ट करती है तब ये क्वेरी रन हो, बहुत सिंपल कंडीशन है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इफ एग्जिस्ट, और उसके बाद में आप लगा सकते हो यहाँ पे टेबल नेम, और अगर टेबल नेम एग्जिस्ट करती है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल नेम। या फिर आप जो है कोई आपका बाहर से कोई डेटा आपको मिल रहा है, कोई आपको पैरामीटर मिल रहा है, उस पैरामीटर में अगर वो वैल्यू पास होती है कि जैसे आपकी ये क्वेरी है, अगर आपके पास एक बाहर से पैरामीटर आ रहा है और वो पैरामीटर ये बताता है कि इस टेबल में कुछ चेंजेज हुए हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ फिर से एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, और यहाँ पर डेटा हमारा है 10 लाख का। तो ये जो कंडीशन आप यहाँ पे दे रहे हो चेक करने के लिए, तो बाहर से आपको यहाँ पे एक जो है वो पैरामीटर मिल रहा है, इसका नाम है फ्लैग। और फ्लैग जो है आपका वो ट्रू होता है जब इस टेबल में कुछ चेंजेज होते हैं, और नहीं तो आपका फ्लैग जो है वो फॉल्स रहता है। तो आप यहाँ पे फ्लैग चेक कर लोगे कि ये फ्लैग जो है वो आपका ट्रू है या नहीं है, या फिर ये फ्लैग आपकी किसी टेबल में है तो आप चेक कर सकते हो कि ये फ्लैग एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उस हिसाब से आप जो है वो इस क्वेरी को रन करवा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो क्वेरी है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो
इम्प्रूव हो जाएगी। और ये जो आपका यहाँ पर एग्जिस्ट ऑपरेटर है, इसको आप सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ भी यूज कर सकते हो। और इस स्टेटमेंट को देखने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि आपका जो यहाँ पर सम ऑपरेटर और जो आपके एनी ऑपरेटर और जो आपका ऑल ऑपरेटर है, इसको आप जो है वो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ यूज नहीं कर सकते। और एग्जिस्ट को आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ यूज कर सकते हो कि अगर टेबल एग्जिस्ट होती है तो आपका सिलेक्ट हो, इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो। तो इसको हम लोग जो है वो चलते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसको मैं जो है यहाँ से इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग जो है वो सिर्फ टेबल रखेंगे इस तरह से। और ये वेयर क्लॉज वगैरह भी हम लोग यहाँ पे जो है वो हटा देते हैं, अभी नहीं चाहिए कुछ हम लोगों को। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जिस्ट ऑपरेटर जो है वो यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या चीज़ हमारे पास है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में एज और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार कर देते हैं इसको। फिर हम लोग जो है वो लॉजिक बनाएंगे और लॉजिक बना के हम लोग जो यहाँ पे क्वेरी रन करवाएंगे। तो हमारे पास ये सारा डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करते हैं वेयर जेंडर इक्वल टू मेल। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो जितने भी एम्प्लॉय मेल जेंडर वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक वेयर डालो, वेयर स्पेलिंग में यहाँ पे जो है देख लेता हूँ एक बार। तो ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी EXISITS। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जिस्ट। और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो पास कर सकते हो ये सब क्वेरी पूरी की पूरी इस तरह से। ऑलराइट, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो पास कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर इस सब क्वेरी में कुछ डेटा होगा, इस सब क्वेरी में कुछ डेटा होगा, तो आपका ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है वो रन होगा, ये वाला। तो इसको हम लोग चलाते हैं और फिर इसको हम लोग जो समझते हैं, वेयर को नीचे ले आते हैं, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं चलाता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसने क्या किया है, इसने आपके परमानेंट एम्प्लॉय से सारा डेटा सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि यहाँ पर कोई डेटा है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा जेंडर डाल दो, ठीक है, आप जैसे यहाँ पे डाल दो XXX, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका रिजल्ट सेट जो है वो एम्प्टी आएगा, कोई खाली आएगा। तो अब जब आप चलाओगे यहाँ पे, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको यहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है इसने आपको फॉल्स रिटर्न किया है। ठीक है, तो जब आपकी क्वेरी का रिजल्ट सेट जो है वो आपको फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि वो जब ब्लैंक होता है, कोई डेटा उसमें नहीं होता है सब क्वेरी में, तब आपकी जो आउटर क्वेरी होती है, आपकी मेन क्वेरी होती है, उसमें आपको जो है कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो इस तरह से इसको चलाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप यहाँ पे प्रॉपर जेंडर डालोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर जेंडर डालोगे जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। और ये जो है सिर्फ इसलिए होता है कि ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करवाने के लिए होता है कि इस कंडीशन से आपका डेटा पुल होगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर भी कोई फर्दर कंडीशन लगे, तो उसको आपको वेयर क्लॉज में डालना पड़ेगा एंड के साथ। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे डाल दो एंड जेंडर इक्वल टू, और फिर आप यहाँ पे डाल दो मेल, कि अगर यहाँ पर कोई भी फीमेल एम्प्लॉय है, कोई एक भी फीमेल एम्प्लॉय है, तो आप क्या करो कि जो परमानेंट वाला है उसमें से आप मेल एम्प्लॉयज़ को पुल कर लाओ, तो मेल एम्प्लॉय आपके यहाँ पे पुल हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे जो है कुछ XX कर दोगे इस तरह से, तो क्या होगा, फिर आपको यहाँ पर कोई भी डेटा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर इसके साथ में नॉट भी लगा सकते हो। जब आप नॉट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका
फॉल्स रिटर्न करेगा उसको ये ट्रू कर देगा। तो नॉट का मतलब यही होता है कि जो है आपका फॉल्स को ट्रू कर देगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे नॉट लगाया हमने और ये जेंडर हमारे पास नहीं है तो हमको मिला था फॉल्स, उसके बाद में वो हो गया ट्रू इस नॉट की वजह से। तो आप एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट दोनों जो है वो लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप नॉट लगाओगे, नॉट में लगा के दिखा देता हूँ, एंड जेंडर नॉट मेल, ठीक है। तो अब देखना आपको क्या मिलेगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर जो है वो सारे फीमेल एम्प्लॉय मिलेंगे। तो नॉट क्या करता है, नॉट जो है वो सिंपली अपोजिट कर देता है। तो आप नॉट को जो है अपोजिट करने के लिए यूज कर सकते हो। ये आपका नॉट कीवर्ड है, काफ़ी अच्छे से इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये जो है आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। आपने शायद ऐसे जो है वो नहीं यूज किया होगा इसको कभी, तो आप जो है यहाँ पर इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। तो आपको जो है मेल नहीं मिलेंगे, सिर्फ फीमेल मिलेंगे और आप नॉट हटा दोगे यहाँ से, ठीक है। तो एग्जिस्ट के साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो नॉट भी देखा, क्योंकि नॉट एग्जिस्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है और एग्जिस्ट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपको यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे मेल मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो है नॉट हटा दोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से फीमेल लिखोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो डेटा मिलेगा। सॉरी, मैंने सही सेलेक्ट नहीं किया था, तो डेटा मिलेगा। और फिर से अगर आप यहाँ पे नॉट लगा दोगे तो ये ट्रू को फॉल्स कर देगा और आपको यहाँ पे कोई भी डेटा जो है वो नहीं मिलेगा, तो कोई डेटा नहीं। तो इस तरह से आप एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का जो है वो यूज कर सकते हो। और यहाँ पर एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट आप बिल्कुल ग्रैनुलर लेवल पे जो है जाके यूज कर सकते हो। एकदम मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे फीमेल और मेल इतना कोई मतलब बड़े लेवल पे आप जो है एकदम कि हाँ फीमेल में 50 एम्प्लॉय होंगे, मेल में 50 एम्प्लॉय होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि वेयर, और आप यहाँ पे आओ, पहले कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में देखते हैं कि डेटा क्या हमारे पास है। वेयर आईडी एकदम स्पेसिफिक जा सकते हो, जितना स्पेसिफिक आपको जाना आईडी इक्वल टू, और आप यहाँ पे बोल दो आईडी तो हमारे पास एक है। मैंने यहाँ पे जब डेटा इंसर्ट किया था तो आईडी चेंज नहीं करी, तो आप डालो वेयर नेम इक्वल टू, और नेम को हम लोग जो है डाल देते हैं यहाँ पे, तो इसकी पावर जो है वो कीवर्ड वाली साइलेंट हो जाएगी। वेयर नेम इक्वल टू, और आप यहाँ पे डाल दो अनुज, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे भी डाल सकते हो एंड जेंडर इक्वल टू मेल, या सिटी इक्वल टू लखनऊ। जेंडर हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं, सिटी इक्वल टू लखनऊ, ठीक। तो जब स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपको मिलेगा तब ये कंडीशन आपकी जो है वो ट्रू होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिल रहा है हम लोगों को, अब इसको हम चलाएं तो हमें जो है वो डेटा मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन बना सकते हो, इफ एग्जिस्ट तब आपका ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो इफ एग्जिस्ट का मतलब अगर हम यहाँ पे इफ लगाएं इस तरह से, ठीक है, और इसमें यहाँ पर हम लोग लगाएं एग्जिस्ट, ठीक है, EXISTS, इफ एग्जिस्ट, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो ये लगा दें। जरूरी नहीं कि आप इसको वेयर में ही यूज करो, मैं काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे जो है वो बिगिन लिख दो और यहाँ पर जो है वो एंड लिख दो। हम लोग ट्रांजेक्शन में आएंगे तो बिगिन एंड की पूरी बात करेंगे, आप अभी जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे ऊपर लगा दिया इफ एग्जिस्ट तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको आप यहाँ से कट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप, हाँ आपको यहाँ पे वेयर लगाना पड़ेगा और एंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेंडर आपका यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब पहले आपकी जो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ये क्वेरी देखेगी कि ये जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपका यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड आएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नहीं आएगा। तो इसको हम लोग अगर चलाएं तो आपको जो है डेटा मिलेगा। तो एग्जिस्ट को आप वेयर क्लॉज के अलावा आप यहाँ पर भी जो है यूज कर सकते हो, इफ कंडीशन में भी आप इसको जो है यूज कर सकते हो कि कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो ये हो, अगर हम यहाँ पे जो है वो इस तरह से इसको जे कर दें जो कि हमारे पास कोई बंदा नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे जो है वो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्वेरी कंप्लीट सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि हमने इफ लगाया है, हमने यहाँ पे एल्स नहीं लगाया। तो हम यहाँ पे एल्स भी लगा दें, ठीक है। तो ये भी आप जो है वो देखते चलो, बिगिन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे और यहाँ पर भी आपको एंड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप प्रिंट डाल सकते हो, सेलेक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। प्रिंट डाल दो और प्रिंट में लिख दो नो डेटा फाउंड, ठीक है। सेमीकोलन आप लगा सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सेमीकोलन लगाने में। अच्छा, इसको इधर ही रखते हैं, ऐसे जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो अब जब आप इसको चलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, नो डेटा फाउंड। इस तरह से आप जो है वो चीज़ें बना सकते हो कि इफ़ एग्जिस्ट तो ये कर दो, अगर नॉट एग्जिस्ट तो वो कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी और आप जो है चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे कि कब क्या चीज़ हो, कब क्या चीज़ ना हो।
तो स्पेसिफिकली आप यहाँ पर जो है वो कंट्रोल कर पाओगे। और आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से अगर हटा दोगे, कंडीशन अगर आपकी सही रहेगी तो क्या होगा, आपका यहाँ पर जो है वो इस तरह से हो जाएगा। आप इसको और जो है अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा बढ़िया से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जो है वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं आर कर देता हूँ, कंट्रोल आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम रखते हैं फ्लैग, ठीक है। तो वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिक्लेयर, और उसके बाद में रखते हैं फ्लैग, और @ लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और इसको आप जो है वो बिट टाइप का बना दो, ठीक। अब यहाँ पर सेट कर दो इसको, सेट @ फ्लैग इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया कि पहले हम लोगों ने जो फ्लैग वेरिएबल बनाया और फिर फ्लैग को हमने 0 सेट कर दिया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आएंगे ऐसे, इसको लेके आएंगे यहाँ पर, और अगर यहाँ पर आपको जो है कोई रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, इस फ्लैग को जो है वो सेट कर सकते हो 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ एग्जिस्ट, ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो इसको पुट कर दो इसके अंदर यहाँ पर, और उसके बाद में बिगिन एंड, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे लिखो ये सेट फ्लैग जो है इसको ले आओ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, सेट फ्लैग इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पे आप चेक करो, ये एग्जिस्ट आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इफ @ फ्लैग इक्वल टू 1, तो क्या होगा, ये क्वेरी रन होगी, और अगर आपका फ्लैग 0 होगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर जो है दूसरी क्वेरी रन होगी। अब यहाँ पर जो है आपकी कोई कंडीशन जो है आप डाल सकते हो इस एग्जिस्ट में, और उसके बाद में आप फ्लैग के साथ जो काम कर सकते हो, फिर फ्लैग जो है वो आप इसको कहीं भी आप अपनी क्वेरी में फर्दर जो है यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था तो ये जो आपका कंडीशन थी वो यहाँ पर स्पेसिफिकली यूज हो रही थी। कहीं अगर आपको यूज करना होता तो फिर आपको कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ता, पर आपने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल में जो है उसकी वैल्यू आपने बाय डिफॉल्ट फॉल्स सेट कर दी, और उसके बाद में अगर जो है वो कंडीशन ट्रू होती है तो इसको जो है वो क्या करेगा, ट्रू सेट कर देगा, 1 सेट कर देगा। तो अब अगर हम इसको चलाते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड मिलने चाहिए जो कि हम लोगों को मिल रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे जो है जे कर दें इस तरह से, ठीक है, मतलब ऐसा बंदा जो हमारे पास है ही नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, नो डेटा फाउंड, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर जो है वो प्रोग्रामिंग का लेवल इंक्रीज कर सकते हो एसक्यूएल में, और चीज़ों को जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये आपका जो है वो है एग्जिस्ट ऑपरेटर। और नॉट एग्जिस्ट कैसे यूज करते हैं, जस्ट आपको नॉट लगाना है, और नॉट क्या करेगा, उस कंडीशन को आपकी जो है वो रिवर्स कर देगा, ठीक है। अगर हम चला दें यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, तो नॉट जो है उसको रिवर्स कर देता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पर एग्जिस्ट ऑपरेटर समझ में आया होगा। तो ये तो था कि आप रिजल्ट सेट जो है वो कैसे चेक कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि आप टेबल का एग्जिस्टेंस जो है वो कैसे चेक कर सकते हो एग्जिस्ट ऑपरेटर के साथ। तो इस कोड को मैं यहाँ पे जो है वो क्लीन कर देता हूँ इस तरह से, और इसको भी मैं यहाँ से जो है हटा देता हूँ, और फ्लैग को हम लोग जो है वो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी रख लेते हैं। और जो हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉइज है, इसको भी यहाँ पे हम लोग जो है वो ले आते हैं। हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई टेबल एग्जिस्ट करती है तब डेटा सेलेक्ट हो, अदरवाइज डेटा सेलेक्ट ना हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इनको भी हम लोग जो हटा देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर से बना लेंगे, हमेशा जो है वो हम लोग बनाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि कोई टेबल जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है डेटाबेस में। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर इन स्कीमा, ठीक है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा। ये जो है आपका इसलिए यूज होता है कि अगर आपको डेटाबेस के किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल चाहिए है तो इंफॉर्मेशन स्कीमा हम लोग जो है वो यूज करते हैं। फिर करेंगे डॉट टेबल्स, ठीक है, तो हम लोग टेबल्स की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर, और उसके बाद हम लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है वो टेबल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम इफ एग्जिस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम या टेबल अंडरस्कोर स्कीमा, तो हम लोग टेबल अंडरस्कोर स्कीमा लगा देते हैं यहाँ पर। और स्कीमा हमारा क्या होने वाला है, स्कीमा हमारा जो है होने वाला है डीबीओ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा स्कीमा क्या रहता है, टेबल का डीबीओ रहता है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे आपको बाय डिफॉल्ट स्कीमा क्या दिखेगा, डीबीओ दिखेगा। तो जो डॉट लगा होता है डीबीओ डॉट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, डीबीओ डॉट एम्प्लॉइज, डीबीओ डॉट परमानेंट एम्प्लॉइज, तो जो डीबीओ होता है आपका वो होता है आपका स्कीमा, और उसके बाद में आपकी होती है टेबल की नेम, ठीक है। तो इसने पूछा कि वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा, तो डीबीओ बता दिया है।
एंड टेबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, साथ ही लगा देते हैं एंड टेबल अंडरस्कोर नेम, TABLE, टेबल अंडरस्कोर नेम, और जो टेबल का नाम है वो हम लोगों को जो है वहां पर दे देना पड़ेगा। तो टेबल का नाम हम लोग जो है वो देंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे। तो टेबल का नाम यहाँ पर हम लोग जो है वो दे देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, और फिर यहाँ पर लगाएंगे, और टेबल का नाम हमारा है परमानेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो है वो टेबल पुल कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप इस स्टेटमेंट को रन करवाओ तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ पर जो है वो एक ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड मिला है, ठीक है, एक रिकॉर्ड मिला है। अब आप यहाँ पर जो है इफ़ एग्जिस्ट लगाओगे, ठीक है, एक एक करके दिखा रहा हूँ मैं। एग्जिस्ट कैसे यूज करते हैं हम लोगों ने देख लिया है, TS, इफ एग्जिस्ट, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो पैरेंथेसिस लगा दो और इसको आप जो है वो ऐसे यहाँ पे लगा दो, ठीक है। और इसको ऊपर ले आते हैं, थोड़ा सा सही बन जाएगा, ये अच्छा लगेगा देखने में। और इसको भी जो है आप यहाँ पे बंद कर दो ऐसे, ठीक। तो अब ये स्टेटमेंट क्या करता है, ये स्टेटमेंट ये चेक करता है कि आपकी टेबल जो है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, जो कि करती है, ठीक है। तो अगेन इफ है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो बिगिन लिखेंगे और फिर यहाँ पे एंड लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग एक एल्स लगाएंगे, फिर एल्स के लिए यहाँ पे बिगिन लिखेंगे और यहाँ पर जो है वो एंड लिखेंगे। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी आपकी टेबल नेम है और जो भी आपको काम करना हो, हम लोग यहाँ सिंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, पर आपको जो भी करना हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर जो है स्कीमा भी आप जो है वो लगा दोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं लगाओगे तो डिफ़ॉल्ट स्कीमा ले लेगा। अगर आपके पास एक ही नाम की 2 टेबल होंगी तो आपको स्कीमा जो है ज़रूरी देना पड़ेगा। अगर आपके पास सिंगल स्कीमा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मल्टीपल स्कीमा होते हैं और सेम नेम की टेबल होती है तो आपको स्कीमा जो है वो देना पड़ता है। एल्स आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, प्रिंट नो सच टेबल वॉज फाउंड इन डेटाबेस। आप जो है कुछ भी यहाँ पे अपना कमेंट दे सकते हो, जो भी यूजर के लिए सही रहे आपके हिसाब से, और इसको लेट्स कमेंट दिस आउट, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये चेक करेगा और जब इसको टेबल मिल जाएगी तब ये सिलेक्ट ऑपरेशन करेगा, अदरवाइज ये सिलेक्ट ऑपरेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऐसे और ऐसे। ब्यूटीफुल आप बाद में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि आपकी जो कंडीशन है वो चेक होगी। अगर टेबल मिलेगी तो आपका डेटा जो है सिलेक्ट होगा, टेबल नहीं मिलेगी तो क्या ही सिलेक्ट होगा। तो ठीक है, चला देते हैं। तो आपको डेटा मिल गया। अब आप जो है सनक गए थोड़ा सा, और आपने यहाँ पे कहा कि नहीं हम इसे चेक करेंगे, ये लो डबल S लगा दिया, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कहेगा टेबल नॉट फाउंड, ठीक है। तो आपको जो है वो ध्यान रखना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कंडीशंस बनाओ और मस्त जो है चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था आपका एग्जिस्ट ऑपरेटर, कैसे यूज करते हो डेटा सेट के साथ। चाहे तो आप जो है वो एक कलेक्शन ले लो जेंडर का, और चाहे एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय ले लो, जेंडर ले लो, ID ले लो, सिटी ले लो। तो डेटा अगर मिलता है तो ट्रू और नहीं मिलता है तो फॉल्स। ये जो है एग्जिस्ट का कॉन्सेप्ट। और फिर अगर आप उसको नेगेट करना चाहते हो कभी, तो जस्ट यहाँ पर आपको जो है वो नॉट चिपका देना है, और आपका जो है वो ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो है वो कुछ रैंडम डाल दोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है, ठीक है। तो नॉट जो है वो निगेट कर देता है, आपको पता है। नॉट जो है वो आपकी कंडीशन को चेंज कर देता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं मिला, और फिर हम लोग जो है नॉट हटा देते हैं तो हमें डेटा यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जिस्ट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली है। एग्जिस्ट आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, आप जो है वो खुद कर पाओगे और किसी को समझा पाओगे, इंटरव्यू में बता पाओगे, ठीक है। आई होप कि दिस इज क्लियर नाउ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि हमारे पास अगला क्या है एग्जिस्ट ऑपरेटर के अलावा। तो यहाँ पर हम लोग जो सेट ऑपरेटर्स की बात कर लेंगे। सेट ऑपरेटर जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो सेट कोई ऑपरेटर नहीं है, सेट ऑपरेटर्स जो सेट पे काम करते हैं वो सेट ऑपरेटर्स होते हैं, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेट ऑपरेटर्स हैं। तो उनकी हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे। एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर एग्जिस्ट अभी यूज किया था, ये वाला, ठीक है, ये एग्जिस्ट यूज किया था। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट की जरूरत नहीं कि सिलेक्ट ही करो, आप यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी डाल सकते हो। अगर आपकी कंडीशन स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पर ट्रू होती है तो आप यहाँ पर जो है इंसर्ट अपडेट डिलीट सारा कुछ जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट अपडेट डिलीट सॉरी लॉजिक, ठीक है। आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो अपना
लॉजिक जो भी आपको डालना हो, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर सारे की जो है बात कर रहे हो, आप अपना लॉजिक यहाँ पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग वापस चलते हैं सेट ऑपरेटर्स पे। तो हम लोग जो है सेट ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं सेट ऑपरेटर होते क्या हैं। तो सेट ऑपरेटर्स आर मेनली यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ मोर देन वन सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना कि सेट ऑपरेटर का बेसिक जो नीड है या उनका बेसिक पर्पज है वो क्या है, टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ more than one select statement and return as a single result set to the user, ठीक है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉई हैं और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं, कुछ डेटा हमने यहाँ से लिया, कुछ डेटा हमने यहाँ से लिया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो इसको कंबाइन कर दिया, और तो यूजर को जो डेटा मिलेगा उसको नहीं पता है कि ये डेटा जो है 2 टेबल से आ रहा है कि 3 टेबल से आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो यूजर को डेटा मिलेगा वो एज अ होल मिलेगा, एज अ सिंगल रिजल्ट सेट मिलेगा, एज अ सिंगल रिजल्ट सेट मिलेगा। तो सेट ऑपरेटर्स आर मेनली यूज टू कंबाइन रिजल्ट्स ऑफ मोर देन वन सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट सेट टू द यूजर। अब यूजर जो है वो आपका जो ह्यूमन यूजर है वो भी हो सकता है, या फिर आपका कोई एप्लीकेशन जो आपके डेटाबेस को कॉल कर रहा है, तो एप्लीकेशन को ये नहीं पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, सिक्वल सर्वर उसको जो है वो ऑपरेट करके और एक रिजल्ट सेट जो है वापस दे देगा, और फिर एप्लीकेशन आपका उस पर जो है वो काम करेगा। तो हम यहाँ पे जो है वो 4 सेट ऑपरेटर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेनली हमारे यही 4 सेट ऑपरेटर होते हैं। तो एक आपका यूनियन है, फिर है यूनियन ऑल, उसके बाद में है इंटरसेक्ट, और फिर है एक्सेप्ट, ठीक है। तो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम लोग डिटेल में जो है जाएं, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इनका एक आइडिया ले लेते हैं। तो यूनियन क्या करता है, कंबाइन 2 और मोर रिजल्ट सेट इनटू सिंगल रिजल्ट सेट विदाउट डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लो कि जब यूनियन आप करते हो 2 रिजल्ट सेट का, ठीक है, आपका जो है रिजल्ट सेट 1 है और फिर आपका जो है वो रिजल्ट सेट 2 है, तो आप जब इसका यूनियन करते हो, ठीक है, यूनियन कर दिया मैंने यहाँ पे यू बना दिया है, ठीक है। तो यूनियन करते हो तो जो आपका फाइनल रिजल्ट सेट आता है यहाँ से यूनियन से, इसमें आपका कोई भी डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है, ये जो है डुप्लीकेट फ्री होता है। तो यूनियन क्या करता है, कंबाइन करता है 2 से अधिक, एक से अधिक जो रिजल्ट सेट होते हैं उनको कंबाइन करता है, और ये क्या कर देता है, डुप्लीकेट्स को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेट रहे, ठीक है, तो आपको यूनियन ऑल यूज करना पड़ेगा, यानी कि यूनियन ऑल भी जो है कंबाइन करता है 2 या मोर रिजल्ट सेट को, लेकिन ये डुप्लीकेट को रखता है, उनको रिमूव नहीं करता है। तो अगर आपको जो है वो डुप्लीकेट रखना है तो आप यहाँ पे जो है जैसे रिजल्ट सेट 1 है आपका और रिजल्ट सेट 2 है और आपका यहाँ पे यूनियन ऑल है, ठीक है। तो यूनियन ऑल जो है वो क्या करता है, जो आपका रिजल्ट सेट बनता है इसमें आपके जो है डुप्लीकेट भी रहते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट रहते हैं और यहाँ पर आपके नो डुप्लीकेट रहते हैं, ठीक है। तो यूनियन जो है वो रिमूव्स डुप्लीकेट, यूनियन ऑल कीप्स डुप्लीकेट, ठीक है। ये चीज़ आप जो है वो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है। और उसके बाद में इंटरसेक्शन जो है वो क्या करता है, इंटरसेक्शन जो है वो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ RS1 और उसके बाद में RS2 और इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका RS बनेगा, फाइनल रिजल्ट सेट बनेगा, इसमें आपका जो है वो कॉमन डेटा होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, कॉमन डेटा होगा। तो यूनियन क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा था, डुप्लीकेट रिमूव कर रहा था। यूनियन ऑल क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा था, डुप्लीकेट रख रहा था। अब इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, ये सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड रख रहा है, दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड हैं वो रख रहा है, बाकी रिकॉर्ड्स को छोड़ दे रहा है। यूनिक नहीं, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है उनको रख रहा है, ठीक है। जो ऐसे रिकॉर्ड जो रिजल्ट सेट 1 में भी हैं और जो रिजल्ट सेट 2 में भी हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ A B C D, अब इसमें X A B Y C Z, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका A हो गया, B हो गया और C हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये आपको रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। A मिलेगा, B मिलेगा और C मिलेगा, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, ये इंटरसेक्शन है दोनों में। तो इंटरसेक्शन में आपको दोनों में जो कॉमन होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट क्या करता है, एक्सेप्ट जो है वो इट टेक्स डेटा फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट सेट बट नॉट इन द सेकेंड रिजल्ट सेट। तो ये क्या करता है कि फर्स्ट से डेटा लेता है, ऐसा डेटा जो सेकेंड में नहीं है, बट नॉट इन द सेकेंड, टेक्स डेटा फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट सेट बट नॉट इन द सेकेंड रिजल्ट सेट। तो यहाँ पे जैसे आप देखो कि यहाँ पर जो है ABCD है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ABC है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ D मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आपको D मिलेगा, ABC नहीं मिलेगा, क्योंकि ABC आपका सेकंड में भी है, ठीक है। तो टेक्स द डेटा फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट सेट बट नॉट इन द सेकंड रिजल्ट सेट, दैट इज नो मैचिंग रिकॉर्ड्स टू ईच अदर, कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड जो है आपके नहीं आएंगे। अभी एक चीज जो है वो कंफ्यूजन का पॉइंट है मुझे भी कि XYZ जो है वो आपका
इसमें एक्सेप्ट में आएगा कि नहीं आएगा, तो अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ लेंगे। बट अभी मुझे बस ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो आपका डी ही आना चाहिए, बट हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझेंगे एक्सेप्ट के बारे में कि आपका एक्स वाई जेड वहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं एसएसएमएस पे, यूनियन, यूनियन ऑल और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्स और एक्सेप्ट को हम लोग जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, हमारे पास 2 टेबल हैं, उन टेबल्स को हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉयज़, और उसके बाद में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। तो हम लोग देख लेते हैं कि कुछ और पीपीटी पे हम लोगों ने आगे लिखा है क्या। हाँ, तो यूनियन एंड यूनियन ऑल के बारे में हम लोगों ने लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि अब हम लोग यही करने वाले हैं। तो वो एक आइडिया था, यहाँ पर हम लोग जो थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। तो यूनियन ऑल और यूनियन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी थोड़ा सा। तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन रिजल्ट से 2 और मोर रिजल्ट सेट इनटू सिंगल रिजल्ट। यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट एंड यूनियन ऑल डज नॉट रिमूव डुप्लीकेट। फॉर यूनियन एंड यूनियन ऑल टू वर्क, द नंबर, आप ध्यान देना, द नंबर डेटा टाइप, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, डेटा टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट शुड बी सेम। ठीक, तो यूनियन और यूनियन ऑल कब काम करते हैं उसकी कंडीशंस यहाँ पर हैं कि नंबर ऑफ कॉलम, डेटा टाइप ऑफ कॉलम एंड ऑर्डर ऑफ द कॉलम इन सेलेक्ट स्टेटमेंट शुड बी सेम। तो आप जो है एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो, एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो यहाँ पर जितने भी कॉलम हैं, जैसे आप यहाँ पे जो है वो ले रहे हो कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कॉलम एक्स, कॉलम वाई और कॉलम जेड ये होना चाहिए, लेकिन ए और एक्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बी और वाई का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, सी और जेड का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो नंबर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, डेटा टाइप यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। एंड ऑर्डर ऑफ द कॉलम, तो अगर ए आपका नेम है तो एक्स भी नेम होना चाहिए, बी अगर आपका जेंडर है तो वाई भी जेंडर होना चाहिए, और सी आपका जो है एज है तो जेड आपका एज होना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर जो है वो ए आपका जो है एज है और एक्स आपका जो है वो नेम है, तो काम नहीं करेगा, आपको जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, डेटा आपका जो है वो सही से जो है वो यूनियन नहीं होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपको जो है वो याद रखनी है। इफ यू वांट टू सॉर्ट द रिजल्ट ऑफ यूनियन और यूनियन ऑल, द ऑर्डर बाय क्लॉज शुड बी यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर आप यूनियन और यूनियन ऑल का जो रिजल्ट है उसको सॉर्ट करना चाहते हो, तो जब आपका यूनियन हो जाए तो इस वाले सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप यहाँ पर ऑर्डर बाय को यूज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में, पहले आपको यहाँ पर ऑर्डर बाय जो है वो यूज नहीं करना है। तो ये आपको चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलेंगे एसएसएमएस पे और अब हम लोग जो है वो यूनियन और यूनियन ऑल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड हैं, कुल मिला के एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास है 9 रिकॉर्ड और यहाँ पर हमारे पास हैं 6 रिकॉर्ड। तो 9 और 6 15 रिकॉर्ड हमें मिलने चाहिए यूनियन ऑल करने पे और यूनियन करने पे। ठीक है, तो डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास आईडी जो है वो डुप्लीकेट है। ठीक है, आईडी जो है वो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि हम लोगों को जो है पूरा का पूरा रो जो है काउंट करता है या सिंगल कॉलम काउंट करता है, क्योंकि रो काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूनियन लिखते हैं। ठीक है, तो यूनियन लिखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है कि हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कॉलम यहाँ पर भी हमारे पास हैं और 6 कॉलम यहाँ पर भी हमारे पास हैं। ठीक है, डेटा टाइप इनका एग्जैक्टली सेम है, मैंने जब टेबल बनाई तो सेम ही रखा था, खाली नाम बदल दिया था। ठीक है, और उसके बाद में ऑर्डर भी सेम है, दोनों का ऑर्डर भी जो है वो सेम है। ऑर्डर सेम करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो, स्टार को स्पेसिफिक कॉलम नेम से जो है वो रिप्लेस कर सकते हो। सारे जितने भी कॉलम है आप लिख सकते हो। उससे क्या होगा, आपका ऑर्डर जो है वो आप मैनुअली इसको जो है कंफर्म कर दोगे। ठीक, तो अभी हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमें यूनियन ऑल में जो है वो क्या मिलता है। तो यूनियन ऑल में हमें मिले 15 रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल कॉलम को काउंट नहीं करेगा या डुप्लीकेट, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका एक रो के हिसाब से पूरा डुप्लीकेट जो है वो काउंट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो 15 रिकॉर्ड मिले, कोई भी डुप्लीकेट नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल में चलेंगे और कुछ डुप्लीकेट जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो अनुज का रिकॉर्ड है यहाँ पर और ये है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो कोई रिकॉर्ड और देख लेते हैं। तो मैं एक डुप्लीकेट बना के फिर अभी वापस आता हूँ और फिर हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की टेबल में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और वो हैं आपके यहाँ पर कमल का एक रिकॉर्ड है और एक नेहा का रिकॉर्ड है, जो कि आपका
डुप्लीकेट है, सेम रिकॉर्ड आपको जो मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे आपको परमानेंट एम्प्लॉयज़ में। यहाँ पर आप कमल का रिकॉर्ड मिल जाएगा और नेहा का रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो अब हम लोग जो है यूनियन देखेंगे कि यूनियन से हमें कितने रिकॉर्ड मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 9 रो हैं, यहाँ पर इसमें 9 है हमारे पास, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है इसमें भी 9 है। तो टोटल 18 रिकॉर्ड हमको मिलने चाहिए, लेकिन डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे। तो डुप्लीकेट रिमूव होने के बाद कितने मिलेंगे उसको हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। तो हमें यहाँ पे 17 रिकॉर्ड जो है वो मिल रहे हैं। 2 जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट थे वो हमारे जो है वो रिमूव हो गए हैं, और वो जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव हुए हैं वो आपके रिमूव हुए हैं नेहा के और कमल के। तो नेहा का 1 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा और कमल का आपको यहाँ पर जो है वो 1 रिकॉर्ड मिलेगा। आप इसके साथ में जो है वो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसमें स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, इसीलिए जो है वो, हाँ स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग सही है, बट यहाँ पर एज जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये जो रिकॉर्ड है आपका वो डिफरेंट माना जाएगा, ठीक है। तो जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते हैं वो आपके यहाँ पर रिमूव होते हैं, ये आपका डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज में जो है वो डिफरेंस है। एज में डिफरेंस हो, स्पेलिंग में डिफरेंस हो, कोई भी जो डिफरेंस रहेगा वो आपका काउंट किया जाएगा। तो नेहा का कोई दूसरा रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नेहा का रिकॉर्ड जो है वो आपका, हाँ कमल के देखो आपको 3 रिकॉर्ड मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कमल के 3 रिकॉर्ड मिलेंगे, और इस वाले में और इस वाले में आपको देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, स्पेलिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे KAMAL है और यहाँ पे KAMLA है। तो ये जो है आपका वो 3 रिकॉर्ड है, और ये जो आपके हैं वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, ये आपके डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है। एक में आपका जो है वो नेम डिफरेंस है, दूसरे में एज डिफरेंस है। नेहा का आपके पास सिर्फ 1 ही रिकॉर्ड है और 1 ही रिकॉर्ड है। तो यूनियन जो है आपका वो डुप्लीकेट रिमूव कर देता है। अब इसको हम लोग कर देते हैं यूनियन ऑल, ठीक है। तो जब यूनियन ऑल कर देंगे तब क्या होगा, तब हमें यहाँ पर 18 रिकॉर्ड मिलेंगे, तो 1 रिकॉर्ड और ऐड हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कमल, नेहा, ठीक है, और उसके बाद में आप चलते चले आओ और चलते चले आओ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कमल के जो 2 और रिकॉर्ड थे वो मिल गए, ठीक है। यहाँ पर ये 2 रिकॉर्ड्स हैं वो आपके, इनमें नेम की जो स्पेलिंग है वो डिफरेंस, और फिर नेहा का 1 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा और नेहा का 1 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो नेहा के 2 रिकॉर्ड आपको मिले हैं। तो यूनियन ऑल क्या करता है, आपको जो है वो डुप्लीकेट भी रखने की फैसिलिटी देता है कि आप अपने रिजल्ट सेट में डुप्लीकेट भी रख सकते हो। और यूनियन क्या करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूनिक रिकॉर्ड रखने की फैसिलिटी देता है, जो कि आपका होता है यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पूरी टेबल पे जो है वो लगा दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो जरूरी नहीं कि आप टेबल पे लगाओ, आप क्वेरी पे भी लगा सकते हो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर, अगेन हम लोग जेंडर लगाएंगे, जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और जेंडर इक्वल टू फीमेल। तो ये आपकी जो 2 क्वेरी हो गई हैं, इन पर भी आप जो है वो यूनियन ऑल लगा सकते हो इस तरह से। तो आपको यहाँ पर जो है वो फीमेल एम्प्लॉय जो भी हैं वो आपके यूनियन ऑल होके मिल जाएंगे। तो नेहा का डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपको यहाँ पर जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम दिख रहा है आपको आरिफ, ठीक है, इसका जेंडर मिस्टेकली जो है वो फीमेल हो गया है, तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे नेहा है और उसके बाद में ये नेहा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। अगर आप यहाँ पर यूनियन करोगे तो डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो जाएगा, डुप्लीकेट जो है वो आपका वो रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो है वो डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, नेहा का आपको यहाँ पर 1 ही रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो डेटा आप एनालाइज कर सकते हो बैठ के। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ सेलेक्ट, सॉरी यहाँ पे सेलेक्ट ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम, ठीक है। सिंगल कॉलम की बात कर लेते हैं, मतलब स्पेसिफिक कॉलम की बात कर लेते हैं, नेम, और उसके बाद में जेंडर की बात कर लेते हैं, ठीक है, नेम जेंडर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे जेंडर नेम, ठीक है, जेंडर। तो पहले नेम जेंडर कर लेते हैं, फिर जेंडर नेम करेंगे, नेम और जेंडर और एज। तो क्या कर रहे हैं, हमारा जो रूल था वो ये था कि कॉलम का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर को जो है वो बदल दे रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, देखते हैं क्या होता है। चला देते हैं इसको इस तरह से चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो है वो मिलेगा ऑल क्वेरी कंबाइन यूजिंग यूनियन ऑल इंटरसेक्ट एक्सेप्ट, तीनों आ गए, ठीक है। ऑपरेटर मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर लिस्ट। तो इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स उनकी लिस्ट में होना चाहिए, कॉलम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो कॉलम डिफरेंस की बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो जेंडर और जो नेम है उसका सीक्वेंस गड़बड़ा देते हैं। इनको जो है हम लोग ऐसे कर देते हैं कि जेंडर उधर है और नेम इधर है,
और देखते हैं कि क्या जो है वो रिजल्ट हमको मिलता है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर रिजल्ट आपको मिला, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो किस तरह से हौच पौच हो गया। आप देख लो यहाँ पे, एक तो आपका नाम आ रहा है एम्प्लॉय का, फिर जेंडर आ रहा है, फिर नाम आ रहा है, फिर जेंडर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आपका जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ऐसा रिजल्ट होगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम और सीक्वेंस ऑफ कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम का डिफरेंस होता है तो आपको एरर आती है। सीक्वेंस ऑफ कॉलम का जो सीक्वेंस डिफरेंस होता है तो आपको एरर नहीं आई है, लेकिन आपका डेटा जो है वो एकदम से जम्बल्ड हो गया, घच पच हो गया, इधर का उधर हो गया है। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि डेटा आपका जो है वो सही रहे, तो कॉलम का सीक्वेंस भी आपको सही रखना है, कॉलम के सीक्वेंस में आपको एरर नहीं आई है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कि अब आप सोचो कि नहीं चलो ठीक है ऐसा कर देते हैं, तो आपके कॉलम की सीक्वेंस की एरर आपको नहीं आएगी, बट क्या होगा कि आप जो है वो डेटा आपको करेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग जो है वो सही कर देते हैं, कॉलम का सीक्वेंस जो है वो करेक्ट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे लेट्स डू इट, और ये कॉमा यहाँ से हटके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिकल आपको कर करके यहाँ पे देखने पड़ेंगे। आप यहाँ पे जो है डेटा चेंज कर दो, मेल कर दो, एक और एंड के साथ या और के साथ कंडीशन जो है वो लगा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर करके देख सकते हो। मैं आपको एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बता, तो मेल एम्प्लॉय आपके सारे यहाँ पे जो पुल होके आ गए हैं, यूनियन ऑल करके देख लो, तो आपको यहाँ पर जो है वो सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो मिल जाएंगे यूनियन ऑल में भी। अब देखो एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे नेम हटाते हैं, जेंडर को लेके आते हैं। तो अभी हम लोग यूनियन ऑल की बात कर रहे हैं, सिर्फ जेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं, देखना क्या होता है। सब जेंडर 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 आ गए। कायदे से क्या होना चाहिए, अगर आपको सारे जेंडर चाहिए हैं स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के, जितने एम्प्लॉय हैं उतने जेंडर यहाँ पे आए, तो आपके जेंडर आ गए हैं। अगर आप चाहते हो कि डिस्टिंक्ट जेंडर कितने हैं, तो क्या करोगे आप यूनियन लगा दोगे, तो आपको डिस्टिंक्ट जेंडर जो है वो मिल जाएंगे। एक सारे जो है मेल, क्योंकि मेल है तो सारा। अगर आप यहाँ पे जो है वो ऐसे कर दो, लेट्स कमेंट दिस आउट एंड लेट्स कमेंट दिस आउट एज वेल, तो क्या होगा यहाँ पर चलाएंगे तो आपको दो जेंडर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप यूनियन ऑल कर दोगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट फिर ये रख लेगा, और फिर क्या करेगा, आपको जो है वो एकदम सब जेंडर लगे, जितने रिकॉर्ड है उतने जेंडर आपके पास आ जाएंगे। तो ये है आपका यूनियन और यूनियन ऑल, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट। ठीक है। तो इंटरसेक्ट क्या करता है, इंटरसेक्ट दोनों में जो कॉमन रहता है उसको लेके आ जाता है, ठीक है। तो चला देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो है दोनों टेबल में हैं, तो वो आपको मिल गए हैं। अब जेंडर यहाँ से हटा के हम लोग सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, यानी कि सेलेक्ट स्टार कर देते हैं, तो जो दोनों टेबल में कॉमन डेटा होगा वो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से एक रिकॉर्ड नेहा का जो है वो दोनों टेबल में कॉमन है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो नेहा का कॉमन रिकॉर्ड हम लोगों को मिल गया, जो कि आपका परमानेंट एम्प्लॉय में भी है और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में भी है, ठीक है। तो ये एक कॉमन रिकॉर्ड हमें मिल गया है। तो आप यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट में कॉमन रिकॉर्ड जो है वो ला सकते हो। अब इसके बाद में एक आपका बचता है एक्सेप्ट, और जैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो स्टार लिखे हैं, वैसे आप यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम भी लिख सकते हो। अभी हम लोगों ने फीमेल का लिख के देखा था। तो जैसे अगर हम यहाँ पे नेम की बात कर लें, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो नेम और जेंडर दो ले लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेम जेंडर, और यहाँ पर भी नेम जेंडर ले लेते हैं, और फिर कंडीशन वगैरह आप जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इन ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, तो इन ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग। जेंडर इन, और फिर यहाँ पे मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, पर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि हम सारा कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन लिख भी रहे हैं अलग से। तो अगर आप नहीं लिखोगे तभी मेल फीमेल ही है, बट इन ऑपरेटर की बात करी हम लोगों ने, तो मैं आपको लगा रहा हूँ कि यहाँ पे इन ऑपरेटर आप ऐसे लगा सकते हो। बट अगर आप ये कंडीशन पूरी जो है उसको कमेंट भी कर देते हो तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नेम और जेंडर का यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है, नेम जेंडर और नेम जेंडर जो रिजल्ट सेट होगा उनका इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि आपका सेम रहेगा। क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए जो है वो सही से नहीं आया। तो आपको यहाँ पे कमल जो है मिल गया है, और उसके बाद में नेहा मिल गई है, ठीक है। तो नेम और जेंडर के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है वो दो डुप्लीकेट, जो दो कॉमन एम्प्लॉय जो है दिख रहे हैं, और अगर आप सेलेक्ट ऑल करते हैं तो आपको एक मिलता है, क्योंकि कमल की जो एज है उसमें डिफरेंस हम लोगों ने देखा था। तो डेटा जो है आप उसको समझोगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है वो एनालिसिस कर पाओगे। तो नेम और जेंडर के हिसाब से आपको यहाँ पर दो डुप्लीकेट मिले हैं, और जब आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देते हो तो, सॉरी डुप्लीकेट नहीं, कॉमन, ठीक है, डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन की बात कर रहे हैं। तो दो कॉमन मिले हैं नेम और जेंडर के हिसाब से। और अगर हम स्टार की बात करें तो हमें सिर्फ यहाँ पे नेहा जो है वो कॉमन मिलती है, क्योंकि अगर हम लोग जो है यहाँ पर आएँ और इसको एक बार में मैं जो है यूनियन कर दूँ,
यूनियन इसको चला दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो ये कमल के 3 रिकॉर्ड हैं, इसमें आपका जो है एक तो कमल है, फिर एक की स्पेलिंग गलत है और एक यहाँ पे जो है वो एज में डिफरेंस है। तो ये तीनों रिकॉर्ड जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए सिर्फ नेहा का रिकॉर्ड मिलता है हमें इंटरसेक्शन के केस में जब हम स्टार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरसेक्ट करूँ फिर से इंटरसेक्ट, तो हमें सिर्फ नेहा का जो है वो रिकॉर्ड मिलेगा क्योंकि कमल के रिकॉर्ड में वेरिएशंस हैं। और अगर मैं यहाँ पे जो है वो नेम और एज की बात सिर्फ करूँ तो हम लोगों को जो है वो 2 रिकॉर्ड मिलेंगे जो आपके रहेंगे नेहा के और कमल के, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो दोनों की सेम थी बट एज में डिफरेंस था कमल के जो 3 रिकॉर्ड थे उनमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटरसेक्ट। अब एक्सेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो EXCEPT, ठीक है, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट की बात कर लेते हैं और एक्सेप्ट में जाएं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और Ctrl Z कर देता हूँ यहाँ पे, और जो मैं कह रहा था वो क्लियर कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैंने बस इन ऑपरेटर के लिए वहाँ पे रख दिया था उसको, तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये कंडीशन जो है वो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सारे जेंडर ले रहे हो तो इन ऑपरेटर में डाल के क्या ही फायदा है। लेकिन इन ऑपरेटर कैसे यूज होता है एक बार आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर जो एक्सेप्ट लगाएंगे और देखेंगे कि एक्सेप्ट में हमें क्या मिलता है। नेम और जेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो इस तरह से कुछ डेटा मिला है कि आपको यहाँ पर जो है वो आरिफ का, जया का और यहाँ पर जो डेटा मिला है, तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या डेटा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर नेम और एज, ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो एक्सेल पे ले चलते हैं क्योंकि हमें समझना है। तो इसको हम लोगों को जो है एक्सेल पे ओपन करना पड़ेगा। इसको एक्सेल मिल नहीं रहा है, हाँ मिला। तो ये हमारा परमानेंट एम्प्लॉय का डेटा है, इसको हम लोग ले चलेंगे एक्सेल पे, और फिर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के डेटा को एक्सेल पे ले चलेंगे और फिर दोनों को हम लोग जो है एनालाइज करेंगे कि हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या मिला। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग परमानेंट एम्प्लॉय का डेटा लेके, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का डेटा इस तरह से, ठीक है। Ctrl+C कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर जो है वो Ctrl+V कर रहा हूँ इस तरह से। और अब हम लोग लाएंगे एक्सेप्ट का डेटा कि एक्सेप्ट में जो हमें क्या मिला, ठीक है। तो एक्सेप्ट में हमें क्या मिला, तो ये मिला हमें एक्सेप्ट में। तो इसको देख के हम लोग जो है वो समझेंगे कि हमें क्या आउटपुट यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टेबल है वो हमारी परमानेंट की है और सेकंड टेबल हमारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की है। और जो डेटा हमें मिला है वो ये है कि इसमें हमें आरिफ जो है वो मिला है, ठीक है। उसके बाद में हमें जया मिला है और फिर हमें जो है वो मोहन मिला है, आरिफ, जया, मोहन, और उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो रमेश भी मिला है, और उसके बाद में रेखा भी मिला है, और उसके बाद में रोहित भी मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये रिकॉर्ड मिले हैं, तो इनको हम अच्छे से समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं, इनको हम लोग कर देते हैं ऑर्डर बाई नेम, तो हमें समझने में आसानी रहेगी। ORDR ऑर्डर बाई नेम, ठीक है। तो ऑर्डर बाई नेम करेंगे तो ये डेटा हमें ऐसे मिल जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जो है इसको हटा देते हैं पूरा। लेट्स डिलीट दिस अगेन, दोबारा से कर रहा हूँ मैं वही चीज़। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, जल्दी समझ में आ जाएगी। वैसे हम लोग बहुत टाइम वहाँ पर जो है वो ख़राब कर लेंगे अपना समझने के केस में, तो ईजी है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। ऑर्डर बाई तो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर बाई कैसे करते हैं, लगा भी दिया मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाई, ठीक है। तो ये आपका डेटा हो गया है। और अब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऑर्डर बाई आपका नहीं लगता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्डर बाई जो है आपका वो लास्ट में लगता है, वहाँ पर नहीं लगता। तो ये लास्ट में आप यहाँ पे लग जाएगा ऑर्डर बाई, और जो एक्सेप्ट के साथ आपका डिटेल आएगा उसको भी हम लोग यहाँ पर ऑर्डर बाई के साथ ले आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आरिफ, जया और उसके बाद में कमल हमें नहीं मिला क्योंकि कमल यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद में हमें किशोर मिला, मोहन मिला, नेहा नहीं मिला क्योंकि नेहा यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद में रमेश मिला, रेखा मिला और रोहित मिला। तो इस टेबल से, फर्स्ट टेबल से वो सारे रिकॉर्ड हमको मिलते हैं जो सेकेंड टेबल में नहीं होते। तो एक्सेप्ट का मतलब ही होता है कि उसके अलावा जितना है वो सब ला दो, ठीक है। तो जो सेकेंड टेबल में होगा और जो फर्स्ट टेबल में होगा, फर्स्ट टेबल का ऐसा डेटा जो सेकेंड टेबल में है उसको छोड़ दिया जाएगा। फर्स्ट टेबल का ऐसा डेटा जो सेकेंड टेबल में है उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड है 7, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड है 9।
तो इसमें से हमें जो है 2 रिकॉर्ड छोड़ने पड़े हैं, एक कमल का और एक नेहा का, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल का ऐसा डेटा जो सेकेंड टेबल में भी है उसको रिजल्ट सेट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये है आपका एक्सेप्ट ऑपरेटर, जिसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके समझा है कि फर्स्ट टेबल का ऐसा डेटा जो सेकेंड टेबल में है वो आपका जो है वो रिजल्ट में नहीं आएगा, ठीक। तो ये है आपका एक्सेप्ट ऑपरेटर, कि एक्सेप्ट ऑपरेटर हम लोग जो है कैसे यूज करते हैं। बाकी रूल्स इसके भी सेम है, आपका जो नंबर ऑफ कॉलम है, आपका ऑर्डर ऑफ कॉलम है, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप ऑर्डर ऑफ कॉलम यहाँ पे चेंज कर दो ऐसे कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ कॉलम हम लोग जो है वो चेंज करके देख रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ऐसा अगर मैं कर दें तो आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर ये ऑर्डर के हिसाब से जो है इसको डिस्टिंक्ट ही लगेंगे और फिर आपको पूरे के पूरे 9 रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो आपको रिजल्ट सेट जो है वो इनकरेक्ट मिलेगा, रिजल्ट सेट मिलेगा बट इनकरेक्ट मिलेगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ कॉलम का जो एरर है वो आपको नहीं मिलता है, बट आपका डेटा जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए आप ऑर्डर ऑफ कॉलम का ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिए हैं सारे के सारे कीवर्ड, यूनियन, ऑल और जो भी हमारे थे यहाँ पर, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट सारा हो गया है, यूनियन ऑल एंड यूनियन ऑल। और उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है ज्वाइन और यूनियन में, ठीक है। तो ज्वाइन अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, बट डिफरेंस हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि ज्वाइन और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। यूनियन हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ज्वाइन एंड यूनियन आर 2 डिफरेंट थिंग, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि ज्वाइन और यूनियन एक जैसे होते हैं, क्योंकि ज्वाइन में भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल यूज करते हैं, और यूनियन में भी हम लोग मल्टीपल टेबल यूज करते हैं। बट इनमें जो है वो डिफरेंस होता है, और क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो यूनियन क्या करता है, यूनियन कंबाइंस रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट क्वेरीज, ठीक है। तो यूनियन क्या करता है, रिजल्ट सेट को कंबाइन करता है 2 या उससे अधिक सिलेक्ट क्वेरीज का इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट, किसी एक सिंगल रिजल्ट सेट में। और उसमें क्या करता है, वो सब रो को जो है वो इंक्लूड करता है फ्रॉम ऑल द क्वेरी इन द यूनियन, ठीक है। तो सारी रो जो है वो इंक्लूड होती हैं। ज्वाइन में क्या होता है, ज्वाइन रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, ठीक है। तो ज्वाइन जो है वो दो या अधिक टेबल से डेटा रिट्रीव करता है लॉजिकल रिलेशनशिप के आधार पर यूनियन क्या करता है, यूनियन जो है वो रिजल्ट सेट जो आया है, यूनियन को इससे मतलब नहीं कि रिजल्ट सेट कैसे आया है, ठीक है। उसको इस बात से मतलब है कि जो रिजल्ट सेट आया है उसको कंबाइन कर दो और उसके अपने रूल हैं उनको फॉलो करते हुए, ठीक है। पर ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन ये करता है कि 2 टेबल से डेटा कैसे आएगा उस पर जो है वो ज्वाइन फोकस करता है, और यूनियन जो है इस पे फोकस नहीं करता कि डेटा जो है कैसे आया, वो बस उसको कंबाइन करता है। उसके रूल्स अगर फॉलो हो रहे हैं कि जैसे नंबर ऑफ कॉलम सेम है, डेटा टाइप सेम है, सीक्वेंस सेम है, तो आपको जो है वो यूनियन करके दे देगा। लेकिन ज्वाइन जो है डेटा रिट्रीव कैसे करना है, 2 टेबल से क्या डेटा रिट्रीव करना है, ये आपको वहां पर ज्वाइन में लॉजिक बनाना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट में आप समझ सकते हो कि यूनियन कंबाइंस 2 और मोर टेबल्स, ज्वाइन कंबाइंस कॉलम्स फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, ठीक है। तो ज्वाइन क्या करता है, कॉलम्स को कंबाइन करता है। कॉलम बोले तो आपका जो डेटा फील्ड होता है उनको कंबाइन करता है कि कितने कॉलम का कौन सा डेटा आपको कितनी टेबल से जो है वो लेके आना है, वो आप यहाँ पर लॉजिकल रिलेशनशिप से पुल करते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका यूनियन और ज्वाइन में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्ट ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं बस थ्योरी। एक्सेप्ट ऑपरेटर यूज टू रिटर्न यूनिक रोज फ्रॉम लेफ्ट क्वेरी विच इजंट प्रेजेंट इन द राइट क्वेरी। तो ये हम लोग देख चुके हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली, एक्सेल पे जाके हम लोग जो है वो करके आए हैं इसको। अब डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड नॉट इन, तो नॉट इन का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग अभी इन ऑपरेटर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 1 मिनट इन ऑपरेटर समझ लेते हैं फटाफट से। तो कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं ढेर सारा, ठीक है। तो नॉट इन जो है वो क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ मेल लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में, कि दोनों ले लेंगे तो फिर इन ऑपरेटर का मतलब ही जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग जो है वो नॉट इनकरेक्ट, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर जो है वो नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा कि जो डेटा आपका यहाँ पर है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड पुल होके आ जाएं। अब जब हम नॉट इन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा डेटा जो इस कंडीशन के अपोजिट है वो हमें मिलेगा, यानी नॉट कंडीशन को अपोजिट कर देता है, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर। तो जो एम्प्लॉई हमारे मेल नहीं है, ठीक है, नॉट मेल, यानी कि यहाँ पर फीमेल है
फीमेल के अलावा अगर कोई जेंडर और भी होता, एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी जेंडर होता तो वो भी यहाँ पे आता, बस मेल का डेटा नहीं आता, ठीक है, बस मेल का डेटा नहीं आता, बाकी सारे जेंडर आपके यहाँ पर आते, ठीक है। तो नॉट मेल का मतलब है कि मेल नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा। तो ये आपका जो है वो नॉट इन है, नॉट इन इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर और समझते हैं डिफरेंस कि नॉट इन और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंट है। तो एक्सेप्ट फिल्टर आउट्स डुप्लीकेट एंड रिटर्न्स ओनली डिस्टिंक्ट। तो एक्सेप्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट क्या करता है, फिल्टर आउट्स डुप्लीकेट रोज एंड रिटर्न्स ओनली डिस्टिंक्ट रोज, ठीक है। जो भी आपकी लेफ्ट क्वेरी राइट क्वेरी रहती हैं उनमें से क्या करता है, ये डुप्लीकेट को फिल्टर कर देता है और डिस्टिंक्ट देता है। ये चीज आपको जो ध्यान रखनी है एक्सेप्ट के केस में कि एक्सेप्ट जो है वो डुप्लीकेट रिमूव करके डिस्टिंक्ट ही देता है आपको। नॉट इन डज नॉट फिल्टर डुप्लीकेट। तो नॉट इन जो है वो डुप्लीकेट को फिल्टर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सेप्ट ऑपरेटर एक्सपेक्ट्स सेम नंबर ऑफ कॉलम इन बोथ द क्वेरीज। तो हम लोग देख चुके थे कि एक्सेप्ट के केस में क्या होता है कि जो दोनों क्वेरी हैं उनमें सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ डेटा बिट, सेम नंबर ऑफ डेटा टाइप होना चाहिए और सेम नंबर जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। नॉट इन के केस में सिंगल कॉलम पे भी काम कर सकता है, मल्टीपल कॉलम पे भी काम कर सकता है, हम लोगों ने देखा है। तो नॉट इन के केस में ऐसा नहीं होता है, बट एक्सेप्ट के केस में ऐसा होता है कि आपका नंबर ऑफ कॉलम, डेटा टाइप ऑफ कॉलम और सीक्वेंस ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। नॉट इन के केस में ऐसा नहीं होता। कंपेयर सिंगल कॉलम फ्रॉम अ आउटर क्वेरी विद अ सिंगल कॉलम फ्रॉम अ इनर क्वेरी, ठीक है। तो किसी सिंगल कॉलम को हम लोग जो है आउटर क्वेरी के और इनर क्वेरी के सिंगल कॉलम को जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जो हमारा क्वेरी यहाँ पे है जेंडर, तो जेंडर में हम लोग यहाँ पे एक और इनर क्वेरी लगा के यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेल लिखा है तो यहाँ पर आप कोई इनर क्वेरी भी जो है वो लिख सकती हो सिंगल कॉलम की। जैसे आप यहाँ पे लिखो सेलेक्ट जेंडर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो जेंडर मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर जो हमें जेंडर मिलेगा वो क्या होगा, आपका मेल और फीमेल होगा, ठीक है, इस तरह से। अब नॉट इन मेल एंड फीमेल, तो नॉट इन मेल एंड फीमेल मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही रहेंगे तो खाली आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी मेल और फीमेल ही है और यहाँ पर भी मेल और फीमेल ही है। और इन कर देंगे तो सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है, इन कर देंगे तो सारा मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया आपका नॉट इन। नॉट इन क्या करता है, आपका सिंगल जो कॉलम होता है आपका क्वेरी का और सिंगल कॉलम होता है आपका इनर क्वेरी का, उस पर ऑपरेट करता है। बट यूनियन के केस में क्या होता है, यूनियन आपका जो है वो उसमें आपके कॉलम नंबर सेम होने चाहिए, कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए और उनका सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी डिफरेंस की बात बिटवीन एक्सेप्ट एंड नॉट इन ऑपरेटर। अब इंटरसेक्ट हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कि इंटरसेक्ट क्या करता है, दोनों में से कॉमन हम लोगों को जो है वो लाके दे देता है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, प्रैक्टिकल कर चुके हैं पर थ्योरी समझ लेते हैं। इंटरसेक्ट ऑपरेटर इसको यूज टू रिट्रीव कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड राइट क्वेरी। क्वेरी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बार बार, क्योंकि ये टेबल भी हो सकता है और क्वेरी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, कॉमन रिकॉर्ड्स को जो हमें लाके दे देता है। द सेम रिजल्ट कैन बी अचीव्ड यूजिंग इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन भी सेम चीज करता है कि दोनों में से कॉमन हमको लाके दे सकता है, ठीक है, बट कुछ तो डिफरेंस होगा, उसको हम लोग देखेंगे। इंटरसेक्ट ऑपरेटर फिल्टर्स डुप्लीकेट रोज एंड रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट रो। ये चीज ध्यान रखना कि इंटरसेक्ट ऑपरेटर भी डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है और सिर्फ आपको जो है वो डिस्टिंक्ट रो देता है लेफ्ट और राइट क्वेरी के बीच में। इनर ज्वाइन डज नॉट फिल्टर डुप्लीकेट। इनर ज्वाइन जो है वो डुप्लीकेट को फिल्टर नहीं करता है। वी कैन मेक इनर ज्वाइन बिहेव लाइक इंटरसेक्ट बाई अप्लाइंग डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। अगर आप इनर ज्वाइन के साथ में डिस्टिंक्ट ऑपरेटर लगा दो तो वो क्या होता है, फिर वो आपका जो है वो इंटरसेक्ट बन जाता है। तो इंटरसेक्ट क्या करता है, जो आपके कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं वो लेके आता है, डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है बाय डिफॉल्ट। इनर ज्वाइन भी आपके कॉमन रिकॉर्ड लाता है लेकिन डुप्लीकेट रिमूव नहीं करता है। इनर ज्वाइन में अगर आप डिस्टिंक्ट लगा दो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए तो वो आपका इंटरसेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी इंटरसेक्ट की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अब हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं ज्वाइंस की। तो ज्वाइन में हम लोग जो है वो समझ लेते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट, ये सब समझने के बाद में हम लोग जो ज्वाइन की बात करेंगे। ज्वाइन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी हम लोग जो है वो समझते हैं कि ज्वाइन जो है वो क्या करता है, और आपको जो है वो ज्वाइन समझते समझते आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट का भी और अच्छा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सेम नहीं है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो समझते हैं हम लोग यहाँ पर, और डिफरेंस भी आपको जो है समझ में आएंगे। तो ज्वाइंस आर यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, ठीक है।
तो पिछली बार हम लोग क्वेरीज की बात कर रहे थे, लेफ्ट क्वेरी राइट क्वेरी, यहाँ पर हम लोग टेबल्स की बात कर रहे हैं, क्वेरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि ज्वाइन जो है, जब हम क्वेरी लिखते हैं तभी हम लोग जो ज्वाइन लगाते हैं, और जो ज्वाइन से डेटा आता है उसको भी आप जो है वो यूनियन, इंटरसेक्शन और वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइंस को हम लोग जो है वो रिजल्ट सेट नहीं बोलते हैं, ज्वाइंस हमारा जो है वो टेबल पे लगता है और खुद रिजल्ट सेट हम लोगों को लाके देता है कि ये इनर ज्वाइन का रिजल्ट सेट है, ये लेफ्ट ज्वाइन का है, ये राइट ज्वाइन का है, और उसको फिर आप फर्दर जो है वो इंटरसेक्ट कर सकते हो, फर्दर आप उसको यूनियन कर सकते हो, यूनियन ऑल कर सकते हो। जैसे आपने दो क्वेरी लिखी हैं और दोनों क्वेरी में ज्वाइंस यूज हो रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है आप उसको यूनियन करना चाहते हो बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ यूनियन, तो आप उसको यूनियन कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वाइंस आर यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। इन जनरल tables are related to each other by using primary key and foreign key but it is not mandatory, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है कि जो दो टेबल हैं वो प्राइमरी की या फॉरेन की के रिलेशनशिप से जो है वो कनेक्टेड हों, बट ऐसा कोई मैंडेटरी कॉन्सेप्ट नहीं है, और प्राइमरी की फॉरेन की हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं डिटेल में। Tables involved in the join must have common field. Based on that common field we can retrieve data using joins, ठीक है। तो जो टेबल हैं उनमें कॉमन फील्ड होनी चाहिए जिसके बेस पे हम लोग ज्वाइन लगाते हैं। तो कॉमन फील्ड का मतलब क्या, जैसे हमारे पास यहाँ पर ईएमपी टेबल है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट टेबल है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आईडी है वो ईएमपी आईडी है, तो हमें यहाँ पर भी ईएमपी आईडी चाहिए। यहाँ की आईडी को आप डिपार्टमेंट की आईडी पे ज्वाइन नहीं कर सकते, वो गलत तरीका है, ठीक है। यहाँ की जो ईएमपी आईडी है, यहाँ की जो आईडी है वो ईएमपी आईडी है और यहाँ की जो आईडी है वो डिपार्टमेंट आईडी है। डिपार्टमेंट आईडी में एक ईएमपी आईडी होना चाहिए, तो ये ईएमपी की आईडी और डिपार्टमेंट की ईएमपी आईडी, इन पे ज्वाइन जो है आपका वो लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कॉमन फील्ड होनी चाहिए, तब आप ज्वाइन जो है वो लगा सकते हो, आपको प्रॉपरली जो है वो डेटा मिलता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो है वो ईएमपी टेबल बनी है, इसमें आईडी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल बनी है, इसमें भी आईडी है। हम क्या किए, emp.id और department.id, ठीक है। तो ये तो फिर मतलब गड़बड़ हो गया ना। तो emp.id और फिर department.empid, तब आपका ज्वाइन जो है वो सही लगता है। तो कॉमन फील्ड पे जो है आपका वो ज्वाइन लगता है और कॉमन फील्ड आपका डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कितने ज्वाइन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनर ज्वाइन की, कि इनर ज्वाइन क्या होता है। फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जिसको कि लेफ्ट ज्वाइन भी बोला जाता है। राइट आउटर ज्वाइन, इसको राइट ज्वाइन भी बोलते हैं। फुल आउटर ज्वाइन, इसको फुल ज्वाइन भी बोलते हैं। फिर सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। तो लगभग सारे ही ज्वाइन हम लोग यहाँ पर जो है वो कवर कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और हम लोग इनकी सबकी बात करेंगे कि इनर ज्वाइन जो है वो कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। और इसके लिए हम लोग जो है वो डेटा भी अपना जो है रेडी करेंगे और उस पर हम लोग जो है वो ज्वाइंस लगा के देखेंगे कि किस तरह से हमें जो है डेटा मिल रहा है। तो हमारी एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट की टेबल जो है वो रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एम्प्लॉई टेबल है उसमें हमारे पास ऑलरेडी डेटा था, तो वो डेटा हमारे पास यहाँ पर है, और मैंने यहाँ पर एक डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम ऐड किया है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट की टेबल बनाई है जिसमें डिपार्टमेंट की डिटेल्स यहाँ पर जो है वो रहेंगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे पीपीटी पे और हम लोग समझेंगे कि कौन सा ज्वाइन हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो इनर ज्वाइन कवर करेंगे, और इनर ज्वाइन कवर करें इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनर ज्वाइन होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इनर ज्वाइन क्या होता है। तो इनर ज्वाइन रिटर्न्स ओनली मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स इन्वॉल्व इन द ज्वाइन बाय रिमूविंग नॉन मैचिंग। तो जो इनर ज्वाइन होता है वो जो भी टेबल इन्वॉल्व होती हैं ज्वाइन में, उनमें से मैचिंग रो जो है रिटर्न करता है, और जो नॉन मैचिंग रो होती हैं उनको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर अगर हमारी ये टेबल ए हो और ये टेबल बी हो, तो अगर हम ये देखें कि ये हमारा टेबल बी है और ये टेबल ए है, तो इसमें ये जो पार्ट है ये मैचिंग पार्ट है और बाकी का जो है वो हमारा नॉन मैचिंग पार्ट है। तो हमारा जो इनर ज्वाइन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग पार्ट को लेकर आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैचिंग पार्ट को निकाल कर लेकर आएगा। और जो सिंटैक्स होता है इनर ज्वाइन का वो इस तरह से होता है कि सेलेक्ट कॉलम नेम्स, जो भी आपके कॉलम नेम होंगे, फ्रॉम टेबल 1, फिर इनर ज्वाइन लिखेंगे हम लोग टेबल 2 और फिर ऑन लिखते हैं, और फिर हमारा जो कॉमन कॉलम होता है जिस पर हम लोग कंडीशन लगाते हैं दिस कॉलम नेम इक्वल टू दिस कॉलम नेम। तो टेबल जो हमारी टेबल 1 होती है और टेबल 2 होती है, उनमें जो कॉमन कॉलम होता है उस पर हम लोग जो है वो कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर। तो ये सिंटैक्स है कि सेलेक्ट कॉलम नेम्स, मल्टीपल कॉलम नेम हो सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टेबल इनर ज्वाइन, सेकेंड टेबल टेबल 1 कॉलम नेम और टेबल 2 कॉलम नेम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है
कि दोनों टेबल में से जो मैचिंग डेटा होता है वो आपका जो है वो पुल होके आता है और नॉन मैचिंग डेटा को छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने SSMS पे और यहाँ पे हम लोग जो है वो समझते हैं कि मैचिंग और नॉन मैचिंग हमारे पास जो है वो क्या है। तो हमारे पास 1 2 3 4 7 जो है हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट की यहाँ पर जो है आईडी है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का नाम है हमारे पास टेबल में है तो हमें नहीं चाहिए है, तो हम लोग इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो कैसे ड्रॉप करेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्टर टेबल और उसके बाद में आपको टेबल का नाम डालना है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम हम लोग जो डिपार्टमेंट की टेबल से लाएंगे अब। और उसके बाद में हो जाएगा आपका ड्रॉप कॉलम और फिर डिपार्टमेंट नेम। तो कॉपी विद हेडर आप पेस्ट कर दो यहाँ पे और इसको जो है आप यहाँ से हटा दो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉलम यहाँ से है वो ड्रॉप हो जाएगा। और उसके बाद जब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो हमें जो है वो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम मिलेगा और डिपार्टमेंट नेम जो है वो हम लोग ज्वाइन लगा के डिपार्टमेंट की टेबल से उठाएंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी साथ में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी के लिए हम स्टार लिखते हैं और उसके बाद में हम इसको चेंजेस भी करेंगे इसमें। फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉय टेबल, इसको एक नाम दे दो PE, ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय, या फिर आप इसको सिर्फ P दे सकते हो, PE दे सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद में लिखेंगे इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन। और उसके बाद में लिखेंगे सेकेंड टेबल का नाम जो कि रहेगी आपकी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको नाम आप दे दो D या फिर DE दे दो, ठीक है, जो भी आपका मन करे, ठीक है। उसके बाद में लिखते हैं हम लोग ऑन, ठीक है, फिर लिखते हैं PE डॉट, और आपको कॉलम की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो PE डॉट डिपार्टमेंट ID, क्योंकि ये कॉलम हमारा कॉमन है। डिपार्टमेंट ID जो है हमारा एम्प्लॉय टेबल में भी है और डिपार्टमेंट ID हमारा डिपार्टमेंट टेबल में भी है। तो डिपार्टमेंट टेबल डॉट ID, तो ये हमारा डिपार्टमेंट ID हो जाएगा, ठीक है। ओके, देख लेते हैं कि क्या है प्रॉब्लम। डिपार्टमेंट ID कुड नॉट बी फाउंड। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है क्या है। तो ID हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर। सो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ID कंट्रोल शिफ्ट R, ओके। तो ये जो है वो DE डॉट डिपार्टमेंट ID हम लोगों को यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग DE डॉट डिपार्टमेंट ID और PE डॉट डिपार्टमेंट ID, ठीक है। तो DE डॉट ID, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एलियास किया हुआ है। अगर हम एलियासिंग नहीं करते हैं तो हम लोग जो है वो टेबल का नाम भी दे सकते हैं। अगर हम इसको हटा दें इस तरह से, ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको करके जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे एलियासिंग नहीं करेंगे तो हम ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने एलियासिंग करी थी इसलिए उसको जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो हाँ, तो आप एलियस यूज कर लो और चाहे आप टेबल का नाम यूज कर लो। टेबल का नाम कभी कभी बड़ा रहता है तो एलियस बनाना अच्छा रहता है। तो कंट्रोल Z कर देते हैं और एलियस पे हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे हमारी जो एम्प्लॉय ID है, ठीक है, इसको हम लोग PE नहीं करते हैं, E करते हैं और इसको D करते हैं, ठीक। कन्फ्यूजन जो है इसको हटाते हैं, एम्प्लॉय ID और डिपार्टमेंट ID, ठीक है। तो जो यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट ID है और जो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ID है, जहाँ जहाँ ये दोनों मैच होंगी वहाँ पे हमारे मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो वापस आ जाएंगे। तो अगर हम इसको चला दें इस तरह से तो हमें देखो ये जो है सारे के सारे 9 रिकॉर्ड हमें मिल गए हैं और यहाँ पर हमारा जो डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी आ चुकी हैं, डिपार्टमेंट की ID भी जो यहाँ पर आ चुकी है। तो सारा रिकॉर्ड हमारा जो है वो मैचिंग है, इसलिए हमें सारा रिकॉर्ड जो है वो मैचिंग मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो डिपार्टमेंट ID जो है उसको कुछ ऐसा अपडेट करते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट हमारे जो हैं वो कुछ ऐसी ID पे हों कि जो हमारी इस टेबल में है ही नहीं। तो मे बी हम यहाँ पर जो है वो इस डिपार्टमेंट में 8 10 और 9 या फिर इसमें 8 10 और 9 कर देते हैं। तो हम लोग चलते हैं परमानेंट एम्प्लॉय की टेबल में, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद कुछ अपडेट करते हैं, ठीक है। ये सब आपको जो है वो जानना चाहिए। तो अपडेट करते हैं और फिर हम लोग बोलेंगे सेट और फिर डिपार्टमेंट ID, और डिपार्टमेंट ID को हम लोग जो है यहाँ पर सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 8 सेट कर देते हैं ID 9 के लिए, ठीक है, वेयर ID इक्वल टू 9। तो 9 के लिए हम 8 सेट कर देते हैं और 8 के लिए 10 सेट कर देंगे, ठीक है। और जो ID 8 है उसके लिए इसको 10 सेट कर देते हैं ID 8 के लिए, ठीक है। तो डेटा हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। और अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी
परमानेंट एम्प्लॉय टेबल है उसमें हमें क्या मिल रहा है, तो हमें जो डिपार्टमेंट मिले हैं, एक हमारे पास 8 है आईडी और एक 10 है आईडी, तो 2 हमें मिल गए हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ज्वाइन लगाएंगे और ज्वाइन लगा के ये देखेंगे कि हमें क्या रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो चला दिया है। तो अब हम लोगों को जो हमारा आईडी 10 और 8 है उसके लिए कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि वो दोनों में मैचिंग नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों में मैचिंग नहीं है, तो इसमें क्या था कि मैचिंग रिकॉर्ड हमें जो है यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम लोग जो है वो इसको भी चला दें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉयज़, और ऐसे अगर आप चलाओ, इसको पूरा चला देते हैं, तो यहाँ पर देखो आपको जो है डेटा मिल रहा है, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि इनर जॉइन में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एम्प्लॉई है उसमें हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी 8 भी है और 10 भी है, ठीक है। 8 है 10 है, 8 है और 10 है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें जो मिल रहा है उसमें हमारा जो है वो 8 और 10 नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट की टेबल है यहाँ पर, अगर हम डिपार्टमेंट की टेबल से सेलेक्ट करें यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट में हमारे पास 8 और 10 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये नॉन मैचिंग जो है वो रिकॉर्ड हो गए। तो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं इनर ज्वाइन में। इनर ज्वाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैचिंग रिकॉर्ड मिलते हैं। दोनों टेबल के जो मैचिंग रिकॉर्ड थे, बेस्ड ऑन द कंडीशन आपको जो है मैचिंग रिकॉर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। अगर यही ज्वाइन आप नेम पे लगा दो, ठीक है, यही ज्वाइन अगर आप नेम पे लगा दो, जैसे यहाँ पे ये नेम और ये नेम, तो कुछ भी मैचिंग आपको नहीं मिलेगा। मैं जस्ट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ई डॉट नेम और डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी मैचिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों जो नेम है वो अलग अलग नेम है, और यहाँ पर आपको जो है कुछ भी मैचिंग नहीं मिलेगा, तो खाली आएगा, ठीक है। तो कंडीशन आपको जो है वो अप्रोप्रिएट कॉलम पे अप्रोप्रिएट तरीके से लगानी है। तो यहाँ पे आपकी जो है वो ई डॉट डिपार्टमेंट आई और डी डॉट डिपार्टमेंट आई जो है आपकी दोनों यहाँ पर इस तरह से आप कंडीशन जो है वो लगाओगे, तो आपको मैचिंग रिकॉर्ड जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर हम लोगों ने डिपार्टमेंट नेम लिख दिया है, जो कि होना चाहिए डिपार्टमेंट आईडी। तो आईडी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आईडी है डिपार्टमेंट टेबल में। तो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी और उसके बाद में डिपार्टमेंट डॉट आईडी जो है आपका यहाँ पर इस तरह से चलेगा, तो आपको डेटा जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ई जो आपकी एम्प्लॉय टेबल है इसमें से हमें डिपार्टमेंट आईडी लेना है, और जो आपकी डिपार्टमेंट टेबल है उसमें से हमें आईडी लेना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, तो दोनों जो कॉमन कॉलम होते हैं उन पे लगता है। अगर आप इस तरह से करते हो कि एम्प्लॉई ई डॉट आई डी, ठीक है, और डी डॉट आई डी, तो ये जो है वो गलत तरीका है। इसमें अगर आपको कुछ डेटा भी मिलेगा तो वो गलत डेटा है। आपको ये जो है ज्वाइन का तरीका, ये गलत तरीका है, आपको इस तरह से नहीं लगाना है, ठीक है। आपको लगाना है कि ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी और डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, ठीक है। तो सेम जो कॉलम होता है उस पर हमें ज्वाइन जो है वो लगाना होता है। तो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट डॉट आईडी जो है, तब आपका ज्वाइन सही रिजल्ट ला के आपको देगा, ठीक है। कुछ केसेस में दोनों में हमें रिजल्ट सेम देखने को मिलता है, पर वो सही तरीका जो है वो नहीं होता है। सही तरीका यही होता है कि एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट टेबल की जो आईडी है वो मैच करना चाहिए, तब आपको जो है करेक्ट जो आउटपुट है वो मिलेगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर लिया है स्टार। तो स्टार में जैसे आप देखो तो स्टार जो है वो क्या करता है कि जो आपकी पहली टेबल है और जो आपकी दूसरी टेबल है उन सब के सारे रिकॉर्ड जो है उठा के लाके दे देता है, ठीक है। तो आपको सारे रिकॉर्ड जो है वो नहीं चाहिए हो सकते हैं, या फिर सारे कॉलम नहीं चाहिए हो सकते हैं। तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक कॉलम, उसको भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, क्योंकि ये आगे वाले ज्वाइंस में हमारे काम आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई कॉलम जो है वो जो आपको एम्प्लॉय टेबल से चाहिए है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ई डॉट लिखते हो, ठीक है। तो जैसे आप करें ई डॉट स्टार कर दें अगर आप यहाँ पे, तो क्या होगा कि स्टार का आपको ई का आपको सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, और जो डिपार्टमेंट टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड है आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे डी कर दें, डी डॉट स्टार, तो डिपार्टमेंट का सारा डेटा आपको मिल जाएगा और आपका एक्सक्लूड हो जाएगा एम्प्लॉय का डेटा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे करते हैं ई डॉट स्टार कॉमा डी डॉट स्टार, तो क्या होने वाला है कि आपको बिल्कुल सबके सब रिकॉर्ड जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। सबके सब रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ऐसे कि अगर आप यहाँ पे जैसे हमारा पहले था स्टार करके यहाँ पर, तो सब रिकॉर्ड हमें जो यहाँ पर मिल रहे थे, तो आपका ई डॉट स्टार और डी डॉट स्टार जो था वो बिल्कुल स्टार बन जाता है मिलके, ठीक है, स्टार बन जाता है, सॉरी यहाँ पर इस तरह से बन जाता है। अब इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको जैसे यहाँ से जो है कट कर लो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो डी के बाद में,
ठीक है। तो क्या होगा कि अभी यहाँ पे ई के रिकॉर्ड पहले थे, डी के बाद में थे, अब डी के पहले हो जाएंगे और ई के जो है वो बाद में हो जाएंगे। तो डिपार्टमेंट पहले हो गया और आपका जो है वो एम्प्लॉय बाद में आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टार करोगे तो आपका जो पहली टेबल होती है वो हमेशा पहले आती है, ठीक है। अगर हम स्टार करें तो पहली टेबल हमेशा पहले आएगी और दूसरी टेबल आएगी बाद में। बट अगर आप चाहते हो कि दूसरी टेबल पहले आए और पहली टेबल बाद में आए तो आप जो है इस तरह से डी डॉट स्टार ई डॉट स्टार यानी कि दूसरी टेबल को पहले कर दो और पहली टेबल को बाद में कर दो। आप मैनुअली ये चीज़ कर सकते हो। तो ये तो स्टार हो गया। इसी तरीके से आप कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो एलियास का यूज करके। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है। ई डॉट आई डी यानी कि एम्प्लॉय आई डी, कॉमा ई डॉट नेम यानी कि एम्प्लॉय नेम, कॉमा ई डॉट जेंडर, जो भी आपको लेना है, सारे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पेसिफिक कॉलम ले सकते हो। ई डॉट एज, ठीक है, और उसके बाद में ई डॉट सिटी, और उसके बाद में आपका हो गया। इतना डिटेल्स हमें मिल गए हैं, इतना ही चाहिए अभी हमें, तो इसको चला देते हैं। तो एम्प्लॉय की डिटेल हमें यहाँ पे मिल गई है, बस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हमको नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो अब आपको एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी जो है वो मिल जाएगा और ये डिपार्टमेंट आपका जो है दूसरी टेबल से आ रहा है और यूजर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये दूसरी टेबल से आ रहा है कि तीसरी टेबल से आ रहा है। उसको तो बस डेटा मिलेगा यहाँ पर जो कि मिल गया है, ठीक है। और इनको अगर आपको जो है कुछ अलग नाम देना है, एलियासिंग करनी है, तो आप कर सकते हो अलग अलग यहाँ पर जो है वो कॉलम में लाके, जो कि हम लोग जो है वो सीख चुके हैं। फिर भी मैं जो है वो चीज़ों को कभी कभी रिपीट करता रहता हूँ ताकि आप जो है वो अच्छे से चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया इस तरह से सीक्वेंस। अब यहाँ पर जैसे ई डॉट आई डी है तो इसको आप कर दो एज, और यहाँ पर लिख दो आप एम्प्लॉय आईडी। तो ये आपका जो है वो डिस्प्ले कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर जो है वो नेम है आपका, तो आप नेम को लिख सकते हो एज एम्प्लॉय नेम, ठीक है। फिर जेंडर को जेंडर रहने दें, एज को एज, सिटी को सिटी रहने देते हैं, ई डॉट सिटी, ठीक है। और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम को आप लिख सकते हो एज, और आप लिख सकते हो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट या फिर खाली डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम की बजाय आप खाली डिपार्टमेंट जो है वो लिख सकते हो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, इससे आपके जो कॉलम पुल होके आएंगे, जो आपको यूजर को दिखेंगे, उन कॉलम का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे आप देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये एलियासिंग से हम लोग कर पाए। तो ऐसे आप जो है स्पेसिफिक टेबल से डेटा जो है वो पुल कर सकते हो, यहाँ पर ला सकते हो। तो ये है आपका इनर जॉइन, ठीक है। अब यहाँ पर आप वेयर क्लॉज वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे आप वेयर आईडी, या आईडी तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जेंडर कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, थोड़ा डेटा मिलेगा। वेयर जेंडर इक्वल टू मेल, और इसको सिंगल कोट में डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हमें जो है वो मेल फीमेल सारा मिल रहा है, और जब हम कर देंगे जेंडर इक्वल टू मेल तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेल जेंडर का डेटा यहाँ पर मिलेगा दोनों टेबल से, ठीक है। तो आप जो है बाकी की चीज़ें यहाँ पर जब वेयर क्लॉज लगाना और बाकी चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो ग्रुप बाय और वो सब कर सकते हो नीड के हिसाब से। तो जो मैंने आपको बताया, तो इनर जॉइन बेसिकली क्या करता है, दोनों टेबल से जो है वो आपको मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो लाके दे देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं लेफ्ट जॉइन पे और लेफ्ट जॉइन की बात करते हैं, या जो भी जॉइन हमारी लिस्ट में अगला होगा, ठीक है, लेफ्ट जॉइन ही है। तो लेफ्ट जॉइन या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है, रिट्रीव्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे और राइट टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारी लेफ्ट टेबल है और ये हमारी राइट टेबल है, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आ गए, और जो राइट थी, राइट से जो मैचिंग वाले यहाँ पे रहे होंगे, ठीक है, राइट से जो मैचिंग वाले यहाँ पे रहे होंगे वो मैचिंग वाले जो है आ गए हैं, और बाकी के नॉन मैचिंग जो है आपके वो यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से सारा और राइट से ओनली मैचिंग, ठीक है। ये आपका होता है लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और इसका जो आपका सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि आप किस तरह से जो है यहाँ पर सिंटैक्स लिख सकते हो, और जो आउटर कीवर्ड होता है आपका वो ऑप्शनल होता है कि आप लेफ्ट ज्वाइन लिखो या लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखो। तो जो आउटर कीवर्ड है आपका ये ऑप्शनल है। तो कॉलम नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में टेबल बताएंगे, फिर उसके बाद में लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे या लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखेंगे, फिर टेबल 2 लिखेंगे, ऑन कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद में टेबल 1 और टेबल 2, और जो हमारा कॉमन कॉलम नेम होता है वो हम लोग यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं। बस आइडिया इज कि आपका जो लेफ्ट टेबल है उससे सारा डेटा आएगा, और राइट जो टेबल है उससे सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो आएंगे, बाकी का नॉन मैचिंग कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोग जो है चलते हैं इसको और समझ लेते हैं कि कैसे होता है।
तो अभी हमें क्या मिल रहा है, दोनों टेबल से सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो मिल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बार जो है इन सबको यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है, हटा देते हैं इन सबको। और अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डेटा है यहाँ पर। अब इस ज्वाइन को आपको सिंपल यहाँ पे जो है वो लेफ्ट कर देना है, इस तरह से लेफ्ट, और आप यहाँ पे आउटर भी लिख सकते हो, ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन अभी हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बाकी सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पर, और आप इसको जो है से चला दो। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो मैचिंग रिकॉर्ड जो हमारे थे वो आपको मिल गए दोनों टेबल से, दोनों टेबल से आपको मैचिंग रिकॉर्ड मिल गए, ठीक है। उसके बाद में जो लेफ्ट टेबल थी उससे सारे रिकॉर्ड आ गए हमारे, और राइट टेबल में जो रिकॉर्ड थे उन वो मिले ही नहीं, तो उनके लिए क्या आ गया, उनके लिए नल आ गया। तो जो राइट टेबल में नॉन मैचिंग रिकॉर्ड थे उनके लिए यहाँ पर नल वैल्यू आई है, या फिर नल वैल्यू आती है। अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगाते हो तो लेफ्ट से सारा डेटा आता है, लेफ्ट से सारा डेटा आता है, इसको समझिए आप, लेफ्ट से सारा डेटा आता है, राइट से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आते हैं, राइट से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आते हैं। और ऐसे रिकॉर्ड जो लेफ्ट टेबल में हैं और उनका कोई मैच राइट टेबल में नहीं मिला है उनके लिए नल आता है रिजल्ट सेट में, ठीक है। ये नल राइट टेबल में नहीं है ना लेफ्ट टेबल में है, ये नल आपका जो है वो रिजल्ट सेट में है। इस क्वेरी से जो रिजल्ट आया है उसमें ये नल दिया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा। सबसे पहली बात, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा, फिर राइट टेबल से मैचिंग डेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है राइट टेबल से मैचिंग डेटा। तीसरा, लेफ्ट टेबल में ऐसा डेटा जिसके लिए कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है राइट टेबल में, उसके लिए नल आएगा रिजल्ट सेट में, ठीक। ये 3 पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। लेफ्ट ज्वाइन के केस में लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा, राइट टेबल से मैचिंग डेटा, और लेफ्ट टेबल में ऐसा डेटा जिसका कोई मैचिंग रिकॉर्ड राइट टेबल में नहीं है उसके लिए रिजल्ट सेट में नल आता है। ये है आपका लेफ्ट ज्वाइन। बाकी एलियासिंग वगैरह बिल्कुल आप कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो, और ये ऐसे आपका जो है वो लेफ्ट ज्वाइन काम करता है। और ये आउटर कीवर्ड जैसा हम लोगों ने बात किया था, ये आपका जो है वो आउटर ज्वाइन, मैंने यहाँ से आउटर कीवर्ड हटा दिया है। आप देखो रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आउटर कीवर्ड जो आपका है वो यहाँ पर ऑप्शनल है, तो आउटर जो कीवर्ड है वो आपका ऑप्शनल है, ठीक है। आउटर कीवर्ड इज ऑप्शनल, आउटर कीवर्ड इज ऑप्शनल, ठीक। ऐसे ही आपका राइट ज्वाइन है, तो राइट ज्वाइन की हम लोग बात कर लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर जो समझ लेंगे। तो राइट ज्वाइन जो है वो लेफ्ट ज्वाइन का ऑपोजिट होता है, और ये क्या करता है कि राइट टेबल से सारा डेटा लेके आता है और लेफ्ट टेबल से जो है वो मैचिंग डेटा लेके आता है। जो नॉन मैचिंग होता है उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये डेटा जो है आपका मैचिंग है, और ये राइट टेबल का पूरा डेटा है, और लेफ्ट में जो नॉन मैचिंग है उसको छोड़ दिया गया। यहाँ भी आउटर कीवर्ड आपका ऑप्शनल होता है, और सिंटैक्स बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम रहता है, कुछ भी जो है नहीं बदलता है। यहाँ पर बस आपका राइट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो हम लोग जो है चलते हैं और देखते हैं नल वैल्यूज मिलती हैं जो नॉन मैचिंग होते हैं उसके लिए। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ अनमैचिंग या नॉन मैचिंग के लिए नल वैल्यू मिलती हैं। यहाँ पर भी जो आपका अनमैचिंग नॉन मैचिंग है उसके लिए नल वैल्यू मिलती है, और हम लोग जो देख चुके प्रैक्टिकल करके। तो क्या चेंज करना है, आप जो है यहाँ पर देखो और बताओ कि क्या चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना पड़ेगा, राइट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो राइट का मतलब क्या है कि राइट टेबल से जो है आपके सारे रिकॉर्ड आएंगे, और लेफ्ट से आपके जो है वो सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे। तो इसको हम चला देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारी राइट टेबल है, ये वाली राइट टेबल, इससे सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। सॉरी, राइट टेबल सिर्फ इतनी है, राइट टेबल जो है वो सिर्फ इतनी है। तो राइट टेबल से हमारे सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, और जो लेफ्ट टेबल है उससे मैचिंग रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट टेबल, सॉरी, राइट टेबल में ऐसे रिकॉर्ड जिनके लिए लेफ्ट टेबल में कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है उनके अगेंस्ट नल आता है। तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर जो है वो नल आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग समराइज करते हैं, एक बार पॉइंट बनाते हैं। राइट टेबल से पूरा डेटा आता है राइट ज्वाइन में, ठीक है। राइट ज्वाइन में राइट टेबल से पूरा डेटा आता है, लेफ्ट टेबल से मैचिंग डेटा जो है वो पुल होके आता है। और राइट टेबल में ऐसे रिकॉर्ड जिनके लिए लेफ्ट टेबल में कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट सेट होता है उसमें नल आता है, ठीक है। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। राइट ज्वाइन के केस में राइट टेबल से पूरा डेटा आता है, लेफ्ट टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड उठ के आ जाते हैं। राइट टेबल में ऐसे रिकॉर्ड जिनके लिए लेफ्ट टेबल में कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है उनके अगेंस्ट रिजल्ट सेट में नल आता है। ये है आपका लेफ्ट ज्वाइन। और लेफ्ट ज्वाइन, सॉरी, ये है आपका राइट ज्वाइन, ठीक है। और राइट ज्वाइन में भी लेफ्ट ज्वाइन की तरह बाकी की एलियासिंग और सब कुछ हम लोग यहाँ पर जो है वो
कर सकते हैं। ये है आपका राइट ज्वाइन, ठीक है। राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और इनर ज्वाइन जो है वो आपको कॉमन रिकॉर्ड लाके देता है, ठीक है। तो इनर ज्वाइन में आपको जो है वो नल मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड लाता है, बाकी को जो है वो हटा देता है। तो ये था आपका राइट ज्वाइन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्या है यहाँ पर। अगला हमारा है यहाँ पर है राइट ज्वाइन के बाद फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो फुल आउटर ज्वाइन में भी आपका आउटर कीवर्ड जो है वो ऑप्शनल है। यहाँ पर जो है वो आउटर कीवर्ड ऑप्शनल है। आप समझ लेते हैं, फुल आउटर ज्वाइन रिट्रीव्स ऑल मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल, ठीक है। तो मैचिंग तो करता ही करता है, नॉन मैचिंग भी उठा लाता है, ठीक है। और अनमैचिंग रिकॉर्ड्स के लिए नल आता है। तो जो लेफ्ट में हो रहा था और जो राइट में हो रहा था, ठीक है, लेफ्ट राइट ज्वाइन में जो हो रहा था वो फुल में कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो फुल में कंबाइन ऐसे हो जाता है कि यहाँ से भी सारा कुछ आएगा, कॉमन भी आएगा और ये भी आएगा, और जो नॉन मैचिंग होंगे यहाँ पे उनके लिए यहाँ नल आएगा, और जो है यहाँ मैचिंग होंगे यहाँ नल आएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है काम करता है। तो जैसे बी में कुछ रिकॉर्ड हैं जिनके लिए ए में मैचिंग नहीं है, तो उसके अगेंस्ट क्या आएगा, नल आ जाएगा। और ए में कुछ रिकॉर्ड है जिनमें बी में मैचिंग नहीं है, तो यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका राइट ज्वाइन होता है और लेफ्ट ज्वाइन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, पिक्चर से बहुत क्लियर ना लगे आपको, लेकिन अभी जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको बहुत क्लियर लग जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल होता है, सिंटैक्स में आप यहाँ पे फुल ज्वाइन लिखते हो, फुल आउटर ज्वाइन लिखते हो, और फिर आपके पास यहाँ पर एक कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। और अभी आपने जो है वो लेफ्ट राइट दोनों को देखा है, तो ये आप जो है वो लेफ्ट पहले राइट को देख लो, ठीक है। मैं आपको फटाफट लेफ्ट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप देख चुके हो, बट फिर भी रिफ्रेश करा देता हूँ। ये आप है लेफ्ट, इसको लेफ्ट को देख लो, ठीक। अब कर दो इसको फुल, ठीक। अब जब फुल करोगे यहाँ पे, जब चलाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर भी नल आया और यहाँ पर भी नल आया, ठीक। तो फुल आउटर ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट और राइट जो है वो कंबाइन होके एक साथ आ जाते हैं। तो जो आपकी लेफ्ट टेबल है, यहाँ पर जो आपके ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके लिए राइट में कुछ नहीं है, तो वहाँ नल आ जाएगा। और जो राइट टेबल है, लेफ्ट में मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो वहाँ पे नल आ जाएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों को कंबाइन करके आपका बन जाता है फुल ज्वाइन। और फुल ज्वाइन का मतलब होता है कि लेफ्ट टेबल में जो रिकॉर्ड हैं उनके लिए अगर राइट में कोई मैचिंग नहीं है तो नल आ जाएगा रिजल्ट सेट में, और राइट में ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके लिए लेफ्ट में मैचिंग नहीं है तो उनके लिए भी नल आ जाएगा रिजल्ट सेट में। और ये है आपका रिजल्ट सेट जो कि आपके फुल आउटर ज्वाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लेफ्ट राइट को देखने के बाद जब आप फुल देख रहे होगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप इसमें से जो है वो ऐसे उठा के यहाँ से, सॉरी छोड़ देता हूँ इसको, यहाँ पे कभी कोई काम नहीं करता ये। तो ऐसे आप उठाओगे तो आपको लेफ्ट ज्वाइन मिल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐसे करके उठाओगे, छोड़ के इन दोनों को छोड़ दोगे तो आपको जो है वो यहाँ पर फिर राइट ज्वाइन मिल जाएगा। तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को जो है वो कंबाइन करके बनता है आपका फुल ज्वाइन। तो कभी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पर जो है वो फुल ज्वाइन लगा सकते हो। और यहाँ से आप नल अगर आपको हटाने हैं तो नल आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से हटा सकते हो। जैसे आपने फुल ज्वाइन लगाया और आप कहते हो वेयर डिपार्टमेंट नेम इज नॉट नल, ठीक है। तो अगर आप करोगे ये चीज़ तो क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया राइट ज्वाइन, ठीक है। ये आपका राइट ज्वाइन बन गया। अभी हम लोगों ने बात करी थी ना राइट ज्वाइन की। तो अगर मैं इसको राइट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और वेयर को कमेंट कर दूं तो आपको एग्जैक्ट सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक। ये आपका बन गया राइट ज्वाइन। तो अगर आप फुल करो और फुल के साथ में जो है वो कंडीशन आपने ऐसी लगा दी कि वो आपका जो है वो राइट ज्वाइन में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका जो है वो राइट ज्वाइन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप जो है वो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने राइट टेबल से नल को हटा दिया, तो ये हमारा जो है वो राइट ज्वाइन बन गया। अगर आप लेफ्ट टेबल से नल हटा दो, ठीक है, तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज नॉट नल, वेयर EMPID, सॉरी वेयर आईडी होगा यहाँ पे, वेयर आईडी इज नॉट नल, और आईडी दोनों में है तो E.ID कर दो। अगर आप सिंगल करोगे तो ये कुछ कमेंट करेगा, क्या कमेंट करेगा कि एम्बिगुअस नेम आईडी, क्योंकि आईडी आपका एम्प्लॉय में भी है और डिपार्टमेंट में भी है, इसीलिए एलियासिंग जो है वहीं करेक्ट करनी पड़ती है। तो E.ID इज नॉट नल। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये आपका जो है वो लेफ्ट ज्वाइन बन जाएगा। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि कैसे आप फुल ज्वाइन को जो है वो लेफ्ट में और राइट में कन्वर्ट कर सकते हो नीड के हिसाब से, ठीक है। तो एक ही रिजल्ट सेट आपने लिया और उसमें से एक बार नल रिमूव किया तो आपको क्या राइट ज्वाइन मिल गया, और एक बार नल रिमूव किया तो लेफ्ट ज्वाइन मिल गया। तो जब आपने राइट टेबल से नल रिमूव किया था तब आपको लेफ्ट ज्वाइन मिला था, जब आपने राइट टेबल से नल रिमूव किया था तब आपको
राइट ज्वाइन मिला था, और जब आपने लेफ्ट टेबल से नल रिमूव किया तो आपको लेफ्ट ज्वाइन मिला है। तो यहाँ पे लेफ्ट टेबल से सारा रिकॉर्ड जो है आ चुका है, लेफ्ट टेबल से सारा, और राइट से मैचिंग, और लेफ्ट में जो है उसके लिए नॉन मैचिंग का नल आ गया। तो ये आपका लेफ्ट ज्वाइन है, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट टेबल से नल रिमूव करते हो फुल ज्वाइन से, तो आपका जो है वो लेफ्ट ज्वाइन बन जाता है, और जब राइट से नल रिमूव करते हो तो राइट ज्वाइन बन जाता है। दोनों हम लोगों ने जो है वो देख लिया है। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप करके देखना, एकदम जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि अगला कौन सा ज्वाइन हमारे पास है। तो अगला हमारे पास है सेल्फ ज्वाइन। तो हम लोग जो है बात कर लेते हैं सेल्फ ज्वाइन की। सेल्फ ज्वाइन होता क्या है, ठीक है। तो द सेल्फ ज्वाइन इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट वेयर ज्वाइन टेबल बाई इटसेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, कुछ खास नहीं, ज्वाइन ही होता है, लेकिन जब हम एक ही टेबल को उसी से ज्वाइन कर देते हैं, जैसे हमारी एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, और एम्प्लॉय टेबल को हम एम्प्लॉय टेबल से ही ज्वाइन कर दें, तब क्या हो जाएगा हमारा, वो सेल्फ ज्वाइन हो जाएगा। तो जहां पर हमारी एक टेबल जो है वो उसी से ज्वाइन होती है, खुद से ही ज्वाइन होती है, तो बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। बी यूज सेल्फ ज्वाइन वन सम रिलेशन बिटवीन कॉलम ऑफ द सेम टेबल। तो जब एक ही टेबल के जो कॉलम होते हैं उनमें कुछ रिलेशन होता है, तो हम लोग जो है सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। एक ही टेबल के जो कॉलम है उनमें कुछ रिलेशन होता है, तो सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। वाइल इम्प्लीमेंटिंग सेल्फ ज्वाइन मैकेनिज्म वी नीड टू क्रिएट एलियास फॉर टेबल। तो आप जैसे यहाँ पे लगाओगे, एक बार आप ई लगाओगे एम्प्लॉय, ठीक है, और उसके बाद में इसी के लिए आप जो है एक बार कुछ और लगा सकते हो, ईवन लगा सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे ईवन कर दो और ई2 कर दो, तो आपको पता रहेगा कि ये वाला आपका जो है वो अलग टेबल है और ये वाला आपका अलग टेबल है। क्वेरी में इवेंचुअली तो दोनों टेबल सेम रहेंगे, बट जब क्वेरी आप लिख रहे हो तो ये टेबल को आप अलग टेबल ट्रीट करोगे, ये टेबल को आप अलग टेबल ट्रीट करोगे। मानो आपका लेफ्ट टेबल हो गया, ये आपका राइट टेबल हो गया, लेकिन कुल मिला के टेबल तो सेम ही है। पर जब आप सेल्फ ज्वाइन लगाते हो तो आपका एक ही टेबल होती है, और उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि एक ही टेबल में कुछ ऐसे कॉलम हैं जहां पर आप जो है वो कुछ रिलेशंस बना पा रहे हो, और उसमें आप जो है वो कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हो। द सेल्फ ज्वाइन इज नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइन, ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन जो ज्वाइन का डिफरेंट टाइप नहीं है। जो सेल्फ ज्वाइन है वो आपका इनर ज्वाइन भी हो सकता है, आउटर ज्वाइन भी हो सकता है, क्रॉस ज्वाइन भी हो सकता है। आउटर का मतलब लेफ्ट राइट फुल, ये भी आपका सेल्फ ज्वाइन हो सकता है। यानी कि आप जो है वो सेम टेबल पे इनर ज्वाइन लगा सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन लगा सकते हो, राइट ज्वाइन लगा सकते हो, फुल ज्वाइन लगा सकते हो, क्रॉस ज्वाइन लगा सकते हो, और जब सेम टेबल पे ही लगाते हो तब उसको बोल देते हैं सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी। तो हम लोग देखते हैं इसको चल के, और कोशिश करते हैं एक ही टेबल पे ज्वाइन लगाने की। तो इसको हम लोग यहाँ से जो है वो हटा देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है, और लिखते हैं सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट तो लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है वो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पे हम लोग जो है वो ज्वाइन लगाएंगे, और किस तरह से ज्वाइन लगाएंगे कि कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डेटा हम लोगों को जो है वो मिल जाए, और कैसे हम लोग जो है इसको समझ पाएँ। तो सेल्फ ज्वाइन का सिनेरियो बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर टेबल में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर इस टेबल में कॉलम ऐड करेंगे, जो कि कॉलम होगा आपका मैनेजर आईडी का। तो हम लोग करेंगे ऑल्टर टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल, और उसके बाद में ऐड मैनेजर आईडी, और ये आपका इंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शायद, ठीक है, चला देते हैं इसको। तो एक कॉलम हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और ये कॉलम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सेल्फ ज्वाइन का सिनेरियो समझना है कि किस तरह से सेल्फ ज्वाइन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और अब हमारे पास यहाँ पे मैनेजर आईडी का जो है एक कॉलम आ चुका है। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं वो एम्प्लॉई भी हैं। अब इनमें से कुछ एम्प्लॉई जो हैं वो मैनेजर भी होंगे, और उनके अंदर कुछ बंदे जो है वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस बंदे का मैनेजर कौन है, इस बंदे का मैनेजर कौन है, इस बंदे का मैनेजर कौन है, उनकी आईडी हम लोग यहाँ पर जो है वो अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक अपडेट स्टेटमेंट जो है वो लिख लेते हैं, अपडेट, और उसके बाद में ये हमारा रहेगा परमानेंट एम्प्लॉय टेबल, और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे सेट मैनेजर आईडी, और इक्वल टू लिख देंगे, और फिर हम लोग वेयर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग मैनेजर जो है वो अपडेट करने वाले हैं। तो मैनेजर हम लोग जो है किस तरह से अपडेट करेंगे उसको भी हम लोग जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई एक ऐसा बंदा होगा जो जिसका कोई मैनेजर नहीं होगा, ठीक है। तो लेट से कि जया जो है उसका कोई मैनेजर नहीं होगा, तो उसके लिए रिकॉर्ड जो है वो नल रहेगा। अब जया जो है वो आरिफ के लिए मैनेजर है, यानी कि हम लोग आईडी करेंगे 1, और यहाँ पर करेंगे मैनेजर आईडी 2, ठीक है। तो जया जो है वो आरिफ की मैनेजर है, आरिफ रिपोर्ट्स टू जया। तो इसको अपडेट करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या होगा, आप जब इसको देखोगे
तो आरिफ के लिए मैनेजर आईडी में 2 है और 2 में कौन है, जया है। ठीक है, जया का कोई मैनेजर नहीं है क्योंकि ये सबसे टॉप पे रहेगी। और उसके बाद कमल के लिए भी हम लोग जो है आईडी 3 के लिए भी हम लोग जो है वो जया को मैनेजर बना देते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि किसको और हम लोग है जो बना सकते हैं मैनेजर। ओके, जया के लिए नहीं करना था, जया के लिए हम लोगों को जो है वो नल ही रखना है। और उसके बाद में हम लोग जो है वो करेंगे अभी सही। फिर से यहाँ पे आ चुके हम लोग, वापस आ गए हैं। अब आईडी 3 जो है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर मैनेजर आईडी 2 रखेंगे। और इस स्टेटमेंट को मैं जो है अपडेट स्टेटमेंट से नीचे ले आता हूँ तो हमको बार बार चलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग जो है वो नेहा को भी जो है वो मैनेजर आईडी 2 दे देते हैं, यानी कि जया जो है वो नेहा की भी मैनेजर है, तो चला देते हैं। तो नेहा की मैनेजर हो गई जया। ठीक है, अब आरिफ जो है वो मैनेजर है किशोर और मोहन का। ठीक है, तो 4 और 5 के लिए आरिफ मैनेजर है। तो यहाँ पर हम लोग आईडी लिखेंगे 1 और यहाँ पर आईडी लिखेंगे 4 और आईडी लिखेंगे 5। तो 4 और 5 के लिए जो है वो आरिफ मैनेजर है, यहाँ पर मैनेजर आईडी में बना चुका है। उसके बाद जो नेहा है, नेहा के लिए मैनेजर जो है वो रमेश, और रमेश की आईडी है 6। ठीक है, तो नेहा, रेखा और रोहित। ठीक है, नेहा, रेखा और रोहित यानी कि 6, 8, 9। तो आईडी इन कर देते हैं, इसको एक साथ हो जाएगा। ठीक है, इन कीवर्ड आईडी इन 6, 7, 9। तो इसके लिए जो मैनेजर है वो है रमेश। रमेश की आईडी है 2, नहीं, रमेश की आईडी है 7। रमेश की आईडी है 7, तो इसको यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे पास 6 और 8 और 9, 6, 8 और 9 के लिए मैनेजर है रमेश। ये डेटा बना रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई नहीं बचा है। तो जया जो है वो, उसका कोई बॉस नहीं है, ये सुप्रीम कमांडर। उसके बाद में जया को 3 लोग रिपोर्ट करते हैं, 2 आईडी वाले, जो जिनकी मैनेजर आईडी 2 है, यानी कि आरिफ, और उसके बाद में कमल, और उसके बाद में रमेश। ठीक है, अब रमेश की आईडी 7 है, तो रमेश को 1, 2, 3 लोग रिपोर्ट करते हैं। और उसके बाद में आरिफ की आईडी 1 है, तो आरिफ को 1 और 2 लोग रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर हायरार्की बनी है। अब हम लोग इस पर सेल्फ ज्वाइन जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेटा आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी आप जो है वो ज्वाइन लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास मैनेजर आईडी है, अभी हम रिजल्ट सेट में मैनेजर का नेम पुल करेंगे कि आरिफ का मैनेजर कौन है, कमल का मैनेजर कौन है, जया का मैनेजर कौन है, सबका मैनेजर कौन है। ठीक है, तो एक हमारी टेबल जो सेम टेबल है वो एज ए एम्प्लॉय टेबल भी काम करेगी और एज ए मैनेजर टेबल भी काम करेगी, क्योंकि एम्प्लॉय भी एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक सेल्फ ज्वाइन लिखेंगे, और वो सेल्फ ज्वाइन हमारा किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ई, और लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे फिर से परमानेंट एम्प्लॉय, क्योंकि सेम ही टेबल है। तो अब देखो लगा रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन, लेकिन है ये सेल्फ ज्वाइन क्यों, क्योंकि ये सेम टेबल पे लग रहा है। ठीक है, तो टेबल यहाँ पर सेम है, एलियासिंग हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग करेंगे ऑन, जो कि हमारा यहाँ पर होता है ऑन, और फिर ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये बात आपको जो है वो समझनी पड़ेगी कि एम में जो एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है वो ई के लिए मैनेजर आईडी जहाँ जहाँ इक्वल होगा वहाँ वहाँ हमको डेटा जो है वो मिलेगा। अब ई से हमें क्या क्या लेना है, तो ई से हम लोगों को लेना है नेम। ठीक है, ई से हम लोगों को यहाँ पर नेम लेना है, और उसके बाद में हम लोग ई डॉट और फिर हम लोग जो है यहाँ पर लेने वाले हैं एम डॉट नेम। ठीक है, तो जब एम से नेम लेंगे तो वो नेम क्या होगा, वो आपका हो जाएगा मैनेजर नेम। इसको हम लोग अभी करेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है लिख रहे हैं इसको एम डॉट नेम, और इसको हम लोग जो है ले आते हैं अलग लाइन में, यहाँ पे ऐसे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जो आपकी टेबल परमानेंट एम्प्लॉय एम है, इसमें से जो नेम मिलेगा
वो मैनेजर का नेम होगा, और जो परमानेंट एम्प्लॉय ई है इसमें से जो नेम मिलेगा वो आपका एम्प्लॉय का नेम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलियासिंग कर सकते हो, एम्प्लॉय नेम और एज लगा देते हैं हम यहाँ पे। एज जो है वो ऑप्शनल होता है, बट फिर भी हम लोग जो है लगा देते हैं एज मैनेजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेबल एक ही है आपकी, उसको अपने एक को आपने ई एलियास किया है, एक को एम एलियास किया है, तो एम से जो मिलेगा मैनेजर नेम होगा और ई से जो मिलेगा एम्प्लॉय नेम होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ई डॉट मैनेजर आई डी है, ई डॉट मैनेजर आई डी, ठीक है, और एम डॉट आई डी, ये जहाँ जहाँ मैच करेंगे वहाँ वहाँ पे आपको जो है वो ये रिकॉर्ड मिलेंगे। तो इसको हम लोग जो है वो चला देते हैं इस तरह से, ऐसे। तो आप देखो जया का कोई मैनेजर नहीं है, आरिफ की मैनेजर जया है, कमल की मैनेजर जया है और रमेश की मैनेजर जया है। ठीक है, उसके बाद में रमेश किसका किसका मैनेजर था, जहाँ जहाँ पे आई डी 7 थी वहाँ वहाँ पे अगर हम इसको ई डॉट आई डी और कर दें यहाँ पे ई डॉट आई डी, तो हमें यहाँ पर जो है वो आई डी भी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो एम्प्लॉय आई डी भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो आपको ई डॉट आई डी मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके जहाँ जहाँ पे जो जो मैनेजर था हम लोगों ने सेट किया था, वैसे आपका डेटा यहाँ पे पुल होके आया है। ठीक है, और जया का कोई मैनेजर नहीं था, तो जया का कोई भी मैनेजर जो है वो नहीं है। आरिफ, कमल और जो रमेश है उसकी मैनेजर जया थी। नेहा, रेखा और अमित, नेहा, रेखा और रोहित का मैनेजर रमेश था, और आरिफ जो है वो जहाँ जहाँ मैनेजर था वहाँ पे आ गया है। तो एक ही टेबल में एम्प्लॉय और एक ही में मैनेजर है, इसलिए ये जो है वो सेल्फ ज्वाइन है। ठीक है, अब इसमें अगर आप यहाँ पर जो है इसको इनर ज्वाइन कर दो यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन है ये, इसको हम लोग इनर ज्वाइन कर देते हैं और अब इसको रन करवाते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको बस नल नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। यानी जया जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो अगर आपको जया भी चाहिए है तो आप लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे, और अगर आपको जया नहीं चाहिए, सुपर बॉस नहीं चाहिए है, तो आप जो है वो यहाँ पर इनर ज्वाइन लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पे राइट ज्वाइन करो, ठीक है, ठीक है, तो आपको जहाँ जहाँ पे मैनेजर नहीं मैचिंग नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ, तो जहाँ जहाँ पे आपके मैनेजर जो है वो मैचिंग नहीं है वहाँ वहाँ पर आपको जो है वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपके मैनेजर मैचिंग नहीं है वहाँ पे आपको कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है लेफ्ट, राइट और इनर सब में जो है सेल्फ ज्वाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जया है, जया आरिफ के लिए यहाँ पर मैनेजर है, कमल के लिए मैनेजर है, रमेश के लिए मैनेजर है। ठीक है, उसके बाद में कमल और उसके बाद में किशोर, मोहन, नेहा, इन सब के लिए हमारे पास जो है वो कोई भी यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं और इनके पास जो है कोई, इनके अंडर कोई और एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो जया आपकी जो यहाँ पे मैनेजर है और जया के अंदर इतने एम्प्लॉय हैं। ठीक है, उसके बाद में रमेश मैनेजर है, रमेश के अंडर इतने एम्प्लॉय हैं। फिर आपके पास जो है वो हाँ, रमेश है आपका यहाँ पर और जया है आपकी यहाँ पर। तो ये जो है आपके ऐसे बंदे हैं जिनके पास जो है वो एम्प्लॉय हैं, और यहाँ पर आपके जो नल आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन बंदों के अंदर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो नहीं है, इन बंदों के अंदर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो इस तरह से लेफ्ट राइट का आपका कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है कि लेफ्ट राइट से आपके सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और लेफ्ट से आपके सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो जया के अंडर जो बंदे थे वो यहाँ पे आ गए हैं, और जो आपके जो रमेश के अंडर जो बंदे थे वो आपके यहाँ पर आ चुके हैं, और जो ऐसे बंदे जिनका जो किसी के मैनेजर नहीं है वो आपके यहाँ पर आ गए हैं। इनके अंदर कोई भी बंदा आपको नहीं मिल रहा है, सब आपको नल जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है यहाँ पर वो क्लियर हो गया है। ठीक है, हाँ, और आरिफ आपका जो है वो यहाँ पर है, आरिफ के अंदर जो बंदे हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो सारे बंदे हम लोगों को यहाँ पर मिल चुके हैं, आरिफ के, जया के और उसके बाद में रमेश के, और जो ऐसे बंदे जो सिर्फ एम्प्लॉय हैं, जो मैनेजर नहीं है, उनके अगेंस्ट आपका यहाँ पे नल आ गया है। अगर हम लोग लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा कि लेफ्ट से सारे और राइट से मैचिंग। तो यहाँ पे जो है वो जया के लिए नल आ गया क्योंकि जया के लिए कोई मैचिंग नहीं था। जया जो है, जया का कोई मैनेजर नहीं था, जया का कोई मैनेजर नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग चला देते हैं इस तरह से, और फिर से इसको हम लोग जो है वो राइट कर देते हैं और इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो राइट में क्या हुआ, ठीक है, तो ये लोग जो हैं यहाँ पर, ये लोग, इनके मैनेजर आरिफ और फिर इन लोगों के मैनेजर जया, इन लोगों का मैनेजर कोई नहीं क्योंकि ये नल है, यहाँ पर कोई डेटा ही नहीं है। तो ये लोग जो है वो किसी के मैनेजर नहीं है, ये बंदे जो है वो किसी के मैनेजर नहीं है, ये बंदे जो है वो इनके मैनेजर हैं और ये बंदे इनके मैनेजर हैं, और ये किसी के मैनेजर नहीं है। और उसके बाद में ये जो है इनका मैनेजर है और ये जो है वो किसी के मैनेजर नहीं है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या डेटा चाहिए है, आप लेफ्ट राइट और क्रॉस ज्वाइन जो है वो, और यहाँ पर अगर मैं फुल ज्वाइन कर दूँ तो आपको पूरी पिक्चर जो है वो
अभी समझ में आ जाएगी। तो इसको मैं फुल ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और आप समझ लो, ठीक। तो यहाँ पर जया का जो है वो कोई मैनेजर नहीं है, और ये जो बंदे हैं यहाँ पर ये किसी के मैनेजर नहीं है, यानी कि ये जो नल है इनका कोई मैनेजर नहीं है, इनका कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि ये बंदे जो हैं वो किसी के मैनेजर नहीं हैं, और ये जो बंदे हैं वो किसी ना किसी के मैनेजर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फुल ज्वाइन। अब हम लोग बात कर लेते हैं फुल ज्वाइन एज सेल्फ ज्वाइन। ये था फुल ज्वाइन एज सेल्फ ज्वाइन, और सेल्फ ज्वाइन में हम लोग जो है वो हमारी एक ही टेबल जो है वो एज अ लेफ्ट टेबल एज अ राइट टेबल काम करती है, और एक ही टेबल होती है इसलिए उसको सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। तो उसमें हम लोगों को एलियस देना होता है, और एलियस के हिसाब से हम लोग को डेटा जो है वो पुल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो इनर लेफ्ट राइट फुल, और उसका तो सेल्फ ज्वाइन भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग जो है वो क्रॉस ज्वाइन समझ लेते हैं कि क्रॉस ज्वाइन हमारा जो है वो कैसे काम करता है। तो चलते हैं यहाँ पर और समझते हैं क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है? क्रॉस ज्वाइन जो है वो हर एक रिकॉर्ड को, दोनों टेबल के हर एक रिकॉर्ड को जो है वो मल्टीप्लाई कर देता है, या उनको जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करता है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो ये आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन। तो अगर आपकी टेबल ए है और टेबल बी है, और टेबल ए में 3 रिकॉर्ड हैं और टेबल बी में 3 रिकॉर्ड हैं, तो आपका आउटपुट जो है वो 9 आएगा, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे जाके मैच होगा, फिर हर एक रिकॉर्ड मैच होगा, और फिर हर एक रिकॉर्ड जो है वो मैच होगा। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। क्रॉस ज्वाइन ईच रिकॉर्ड ऑफ द टेबल ज्वाइंड विद ईच रिकॉर्ड ऑफ द अदर टेबल। तो इस टेबल का हर एक रिकॉर्ड इस टेबल के हर एक रिकॉर्ड से जो है ज्वाइन होता है। एसक्यूएल सर्वर क्रॉस ज्वाइन शुड नॉट हैव ईदर ऑन और वेयर। तो जो क्रॉस ज्वाइन होता है उसमें आप याद कर लो कि ना तो ऑन होता है और ना ही वेयर क्लॉज लगता है, क्योंकि ऑन और वेयर लगा दोगे तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको जो है वो नहीं मिलेगा। इसकी कंडीशन ही ऐसी होती है कि अगर आपको लिटरली कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए है तब आप क्रॉस ज्वाइन यूज करते हो। क्रॉस ज्वाइन प्रोड्यूस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टेबल इन्वॉल्व द ज्वाइन, ठीक है। तो ये क्रॉस ज्वाइन का जो है वो सिंटैक्स है, और ये बाकी ज्वाइन से जो है वो डिफरेंट होता है, जहां पर आप ना वेयर यूज कर सकते हो और ना ऑन यूज कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं और क्रॉस ज्वाइन को जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्रॉस ज्वाइन यहाँ पर लगा देते हैं, इसी टेबल पे लगा देते हैं क्रॉस ज्वाइन, फिर हम लोग जो है दोनों टेबल पे लगाएंगे, ठीक है। और इसको फुल को हटाओ यहाँ से, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन। तो अभी ये क्रॉस ज्वाइन एज सेल्फ ज्वाइन है। तो जैसे हम लोगों ने क्रॉस ज्वाइन किया, यहाँ पे एरर आने लगी है, इनकरेक्ट सिंटैक्स, क्योंकि ऑन जो है वो क्रॉस ज्वाइन में नहीं हो सकता और वेयर भी नहीं हो सकता। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे चलाएंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर 81 रिकॉर्ड जो है वो मिल गए हैं, क्योंकि एक टेबल में हमारे 9 रिकॉर्ड हैं और उस टेबल में 9 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो इसमें 9 रिकॉर्ड हैं और इसमें भी 9 रिकॉर्ड हैं, तो 9 इंटू 9 81 आपको यहाँ पर जो है वो मिल गए हैं। और ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर वो आपके सामने आ चुका है। तो इस टेबल से, यानी कि ये सेम ही टेबल है लेकिन ई टेबल से हर एक रिकॉर्ड एम टेबल पे जो है वो ज्वाइन किया गया है, उससे आपको क्या मिला, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए किसी सिचुएशन के लिए तो आप जो है वो क्रॉस ज्वाइन का यूज कर सकते हो। अब क्रॉस ज्वाइन अगर आपका डिफरेंट टेबल में लगे तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉइज पी और ई एंड देन क्रॉस ज्वाइन, और फिर हम लोग कर देते हैं डिपार्टमेंट डी, ठीक है। और उसके बाद में इसमें ऑन और कुछ भी नहीं लगता है, बस इतना ही इसका सिंटैक्स होता है। इसको आप चला दोगे तो आपको जो है दोनों टेबल से जो है यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आप सोचोगे कि अगर आप यहाँ पे ऑन नहीं लगा रहे हो तो फिर ई और डी करने का क्या फ़ायदा है। तो ई और डी करने का फ़ायदा ये है कि आप सेलेक्ट जो लिस्ट आपकी है यहाँ पर, इस सेलेक्ट लिस्ट में इस ई और डी का यूज कर सकते हो कि आप कहाँ कहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या कॉलम चाहते हो। तो जैसे आप चाहते हो ई डॉट आई डी तो आप ले सकते हो, उसके बाद में आप चाहते हो ई डॉट नेम आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप जो है वो चाहते हो ई डॉट जेंडर, ई डॉट सिटी, और उसके बाद में आप चाहते हो डी डॉट, कॉमा लगाना पड़ेगा, डी डॉट मैनेज डिपार्टमेंट। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है वो एलियासिंग यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे टेबल नेम भी दे सकते हो। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप चाहो तो टेबल नेम, वैसे आपको ये बात जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप यहाँ पर जो है वो टेबल नेम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, ऐसा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आप जो ये लिखा हुआ है, तो बस इससे आप देखो कि आपका जो कोड है वो बस लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि ये भी जो है वो आप जान पाओ, ठीक है। और यहाँ से डी को हटाओ, एलियासिंग हम लोग कर ही चुके हैं बाकी सारे ज्वाइन में।
तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से पूरा का पूरा टेबल का नाम जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो कोड है वो बड़ा हो जाएगा। तो आप देखो इस तरह से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर मिल चुका है। तो ये है आपका क्रॉस ज्वाइन। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है वो क्रॉस ज्वाइन यूज कर सकते हैं और क्रॉस ज्वाइन से हम लोग जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है ओवर क्लॉज। तो नेक्स्ट हम लोग जो है ओवर क्लॉज की बात कर लेते हैं कि ओवर क्लॉज हमारी जो है कब और कहाँ और कैसे यूज होती है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ओवर क्लॉज बेसिकली आपकी जो है वो पार्टीशन बाई के साथ यूज होती है। पार्टीशन बाई क्या होता है इसको हम लोग जो है समझेंगे। जब डेटा आपको जो है वो ब्रेक करना होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में, तब हम लोग पार्टीशन बाई का यूज करते हैं। और पार्टीशन बाई जो है उसमें आपको ओवर क्लॉज जो है वो यूज करना ही पड़ता है। तो ओवर क्लॉज आपकी जो पार्टीशन बाई के साथ यूज होती है टू ब्रेकअप डेटा इनटू पार्टीशंस, ठीक है। अब पार्टीशन में हमको करना क्यों पड़ता है इसको हम लोग समझेंगे। तो ये कब यूजफुल होता है, व्हेन वी वांट टू सी रो लेवल डेटा along विद ग्रुप्ड डेटा। तो जब हम लोगों ने ग्रुप बाई पढ़ा था तो हम लोगों ने डेटा ग्रुप किया था, और जब हम डेटा ग्रुप बाई से ग्रुप कर रहे थे तो हम लोग जो है वो रो लेवल डेटा को नहीं देख पा रहे थे। तो ऐसा केस जब आए कि हमें यहाँ पे रो लेवल डेटा भी देखना है और ग्रुप्ड डेटा भी देखना है, तब हम लोग ओवर क्लॉज यूज करते हैं और साथ में पार्टीशन बाई जो है यूज करते हैं, और वहाँ पर फिर हम लोग जो है ऑर्डर बाई और बाकी चीजें हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो क्या सिंटेक्स होता है ओवर क्लॉज यूज करने का, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट, फिर हमारे कॉलम नेम रहते हैं, उसके बाद हमारा फंक्शन रहता है, जैसे कि हमारा सम हो गया, काउंट हो गया, या मैक्स हो गया, मीन हो गया, जो हमारे फंक्शन हो गए। फिर ओवर जो हमारी क्लॉज होती है वो यूज करते हैं। फिर पार्टीशन बाई यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, और उसके बाद में ऑर्डर बाई जो है आप यूज कर सकते हो। पार्टीशन बाई जो है वो ऑप्शनल होती है, ऑर्डर बाई मैंडेटरी होती है। ऑर्डर बाई आपको यहाँ पर जो है वो यूज करनी पड़ती है, मैंडेटरी होती है, ये आपकी ऑप्शनल होती है। और फिर आपका जो है वो टेबल नेम होता है। तो किस तरह से ये काम करता है इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, और हम लोग चलते हैं एसएसएमएस पे और देखते हैं कि किस तरह से जो है ये काम करेगा। तो एसएसएमएस पे हम लोग आ गए हैं। तो हम लोगों को जो है वो टेबल में एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा एग्रीगेशन समझने के लिए, और वो कॉलम हमारा रहेगा सैलरी का कॉलम। तो उस कॉलम को हम लोग जो है वो फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा सैलरी का कॉलम, हम लोग इसको फटाफट से जो है वो ऐड कर देते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और उसका ऐड सैलरी, और डेटा टाइप रखा उसका मनी, इसको जो हम लोगों ने चला दिया है। तो कॉलम हमारा यहाँ पर जो है वो ऐड हो गया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर आपका यहाँ पे रहेगा एम्प्लॉइज़, और हमारा जो यहाँ पर सैलरी का कॉलम आ गया है। अब बस करना क्या है कि सैलरी के कॉलम में डेटा डालना है। तो मैं डेटा को जो है इंसर्ट करके आता हूँ अभी। तो हमारा डेटा जो है वो रेडी हो गया है यहाँ पर, और अब हम लोग जो है वो सिनेरियो समझ लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या अचीव करने वाले हैं, कैसे हम लोग जो समझने वाले हैं ओवर क्लॉज और पार्टीशन बाई को। तो हमारे पास अभी जो डेटा है इसमें हमारे पास जो है वो सैलरी आ गई है। तो अब अगर हमको डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है, डिपार्टमेंट वाइज जो है वो सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग कैसे जो है वो देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जो है वो जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर ग्रुप बाई करेंगे और सैलरी को जो है वो सम करेंगे डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो हम लोग जो है इसको लिखना शुरू करते हैं। तो हम लोग करेंगे सेलेक्ट स्टार, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर नीचे आते हैं, स्टार को हम लोग बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं सम ऑफ सैलरी, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे एज, कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे मैंने इसलिए एरर आ रही है, एज टोटल सैलरी, कोई भी कॉलम दे सकते हो, टोटल सैलरी। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे ग्रुप बाय, और फिर डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पर अगर हम लोग स्टार लगाएंगे तो हम लोग जो है वो ग्रुप बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार में सारे कॉलम आते हैं, फिर सारे कॉलम में ग्रुप बाय में डालने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपको स्टार अब जो है वो हटा देना पड़ेगा, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो इसको चला सकते हो। तो जब आप यहाँ पे चलाओगे तो आपको यहाँ पे टोटल सैलरी मिल जाएगी, साथ में ही आपको यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट आईडी भी जो है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी इस तरह से। तो आप डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, और डिपार्टमेंट आईडी आप यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे जो है वो डिपार्टमेंट नेम भी ला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो लगा देंगे
इनर ज्वाइन, और ये आपका रहेगा ई, और ये रहेगा आपका डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, हाँ ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट आईडी, और यहाँ पर आप जो है वो पुल कर लो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, जो हम लोग जो है वो देख के आए हैं, अभी हम लोग ज्वाइन पढ़ा था, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नेम आपका जो है यहाँ पर आएगा। तो जब आप रन करवाओगे तो आपको एप्रोप्रिएट यहाँ पर जो है वो एरर मिलेगा, और उसको आप यहाँ पर जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो इस तरह से। और अब इस पर जब आप चलाओगे तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नेम मिल गया, ठीक है, और उसके साथ आपको यहाँ पर जो है वो सैलरी मिल गई है, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन करके हम लोग देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पर जो है वो बचा तो नहीं हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास यहाँ पर, बस जो है एक डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर नल वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो इग्नोर कर देंगे और इनर ज्वाइन जो है लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग समझना चाहते हैं यहाँ पर कि कैसे हमारा जो है वो ऑर्डर बाई और पार्टीशन बाई और जो है ओवर क्लॉज काम करता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट आपकी बदल गई, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए है, ठीक है, और उसके बाद में जो है वो आपको डिपार्टमेंट का नेम तो ऑलरेडी है, आप यहाँ पर अगर एम्प्लॉय का नेम भी लेके आओ, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ पर कि आप यहाँ पर ई डॉट नेम जो है वो लाना चाहते हो कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, ठीक है, और उसकी इंडिविजुअल सैलरी क्या है, ठीक है। तो एम्प्लॉय का नाम आप लाना चाहते हो और फिर चाहते हो कि एम्प्लॉय की जो इंडिविजुअल सैलरी है वो भी आपकी यहाँ पर आए, तो ई डॉट सैलरी भी आप यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहते हो, और तब आप इसको जो है रन करवाओगे तो आपको यहाँ पर एरर आएगी, ठीक है। और एरर रिजॉल्व करने के लिए जब आप यहाँ पे आओगे और आप यहाँ पे करोगे कि ई डॉट नेम, ठीक है, इस तरह से ई डॉट नेम और फिर ई डॉट सैलरी, सॉरी, तो जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख दोगे तब क्या होगा कि आपकी एरर जो है वो नहीं आएगी, लेकिन फिर आपको यहाँ पर जो है वो अप्रोप्रिएट डेटा जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1500 आ रहा है, यहाँ पे 1500 आ रहा है, यहाँ पे 12,3 आ रहा है, यहाँ पे 12,3, आपको सम जो है वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इस ग्रुप बाई ने इसको एक साथ ग्रुप कर दिया और उसके हिसाब से आपका सम जो है वो नहीं आ पा रहा है। अगर आप यहाँ पर ये कॉलम जो है इनको कमेंट आउट कर दो, ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस पर जो है वो काम कर पाएंगे, ठीक है। और इसको अगर हम रन करवाएं यहाँ पे, तब आपको जो है यहाँ पर एग्रीगेट वैल्यू मिल रही है। तो ग्रुप बाई में क्या होता है कि ग्रुप बाई में आपको एग्रीगेट वैल्यू मिलती है, पर उसके साथ में आपको जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो नहीं मिलती है। तो इंडिविजुअल वैल्यू के साथ अगर आपको ग्रुप्ड वैल्यू चाहिए है, इंडिविजुअल वैल्यू के साथ अगर आपको जो है वो ग्रुप्ड वैल्यू चाहिए है, तब आप जो है वो किस तरह से करोगे, तब आप यहाँ पर ओवर क्लॉज यूज करोगे। व्हेन वी वांट टू सी ग्रुप्ड डेटा अलोंग विद रो लेवल डिटेल, ठीक है। तो इंडिविजुअल डेटा और ग्रुप्ड डेटा जब हम एक साथ देखना चाहते हैं तब हम ओवर क्लॉज, पार्टीशन बाई, ऑर्डर बाई, इन सब का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे ये समस्या सॉल्व होगी इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग जो है वो रिजॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है क्वेरी लिखेंगे, और जो क्वेरी हम लोग लिखेंगे वो क्वेरी क्या करेगी, हम लोगों को जो है वो डेटा ला के देगी जो हमें चाहिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए ईएमपी नेम, उसका ईएमपी सैलरी चाहिए है। उसके बाद में सम ऑफ सैलरी हम लोग अब डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सम ऑफ सैलरी हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग जो है इसमें यूज करेंगे ओवर क्लॉज पार्टीशन बाई का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पर सम कर देते हैं सैलरी का, जो कि सही है अभी तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे ओवर, ठीक है, और ओवर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अंदर आपको देना है पार्टीशन बाई, TI हाँ पार्टीशन बाई, ठीक है। इसको हम लोग जो है इस कंट्रोल शिफ्ट यू कर दो, पार्टीशन बाई। और पार्टीशन बाई में आप क्या करना चाहते हो, डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है आप जो सम है वो देखना चाहते हो, तो पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट डी डॉट आई डी, ठीक है, पार्टीशन बाई डी डॉट, और फिर आप यहाँ पे जो है वो आईडी लिख दोगे, डी डॉट आई डी, पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट आईडी। और उसके बाद में जो है आप यहाँ पर इसको एक कॉलम का नेम दे सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम नेम ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो ये बात हो गई आपकी सैलरी की, यहाँ पे सैलरी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग चलाएं और इस ग्रुप बाय को यहाँ से हटा दें, दिस इज नो मोर नीडेड, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चलाएं तो हमें क्या डेटा मिलेगा, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे टोटल जो है एज इट इज आ गया, इंडिविजुअल नेम आ गए, इंडिविजुअल सैलरी आ गई, और आपके डिपार्टमेंट भी आपका यहाँ पर जो है वो आ गया है, ठीक। अब आप चाहते हो कि आपको ये काउंट भी मिल जाए कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर और कर सकते हो, काउंट डिपार्टमेंट डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डी डॉट आईडी। तो हम लोग यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट कॉपी कर लेंगे, जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे। तो काउंट ऑल राइट, मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर डी डॉट आई डी कुड नॉट बी फाउंड। तो इसको हम लोग एक बार समझने की कोशिश जो है वो करते हैं कि ये इसको लेगा या नहीं लेगा, नहीं लेगा तो कुछ विचार करेंगे इस पर। ओके ओके, लेट्स सी। डिपार्टमेंट आईडी ओवर and then partition by PARTITION all right, partition by and then d dot id, partition by d dot id, so comma here, sorry, as, and then name, and then comma, and then this is going to be e dot department id, e dot department id, partition by d dot id as department total, department एंड देन टोटल, डिपार्टमेंट टोटल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोगों को जो है वो एवरेज सैलरी, मिन सैलरी और मैक्स सैलरी भी चाहिए है, तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो यहाँ पे मैंने जो है कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पे कॉमा लगा के इसको जो है वो 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ, ऐसा कॉमा कॉमा। उसके बाद में सम हो गया, उसके बाद में एवरेज मिन मैक्स जो है यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपकी टोटल सैलरी हो गई, ये आपकी एवरेज सैलरी हो जाएगी, ठीक है, एबीजी सैलरी। ये आपके बाद आपकी जो है वो मिन सैलरी हो जाएगी, और ये आपकी जो है वो मैक्स सैलरी हो जाएगी। खाली लेबल बदलने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे कोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम था, यहाँ पे आपका जो है वो एबीजी, और यहाँ पर आपका जो है वो मिन, और यहाँ पर आपका जो है वो मैक्स। बहुत ईजी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझना था, जो आपने समझ लिया कि ग्रुप बाय क्यों हमारी हेल्प नहीं कर सकता है, और क्यों पार्टीशन बाय जो है वो विद ओवर क्लॉज हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब इसको जो हम रन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से टोटल मिल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं और उनकी टोटल सैलरी कितनी जा रही है, इंडिविजुअल सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी क्या है, उसके बाद में हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी जो है वो क्या है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिमम सैलरी जो है वो क्या जा रही है और मैक्सिमम सैलरी जो है वो कितनी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो पार्टीशन बाई और ओवर क्लॉज का यूज करके, ठीक है। यहाँ पर सकता है। अब यहाँ पर आप चाहो तो ऑर्डर बाई भी जो है वो लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे आप चाहो तो आप यहाँ पर जो है वो ऑर्डर बाई लगा सकते हो, तो पार्टीशन बाई और उसके बाद में ऑर्डर बाई भी आप यहाँ पर जो है वो डाल सकते हो, ऐसा ORDER ऑर्डर बाई, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो ई डॉट, और उसके बाद में कुछ मिलेगा क्या, डी डॉट आईडी,
ठीक है, इसको चला देते हैं। तो आपका डेटा जो है वो आपकी डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से ऑर्डर वाइज हो जाएगा, बट डिपार्टमेंट आईडी हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की है। तो हम एक बार जो है वो यहाँ पर ई डॉट नेम करके देखते हैं, ई डॉट नेम, ठीक है, और इसको चलाते हैं। तो आपका जो है वो नाम के हिसाब से यहाँ पर जो है वो आपका ऑर्डर वाइज हो गया है। अगर आप सैलरी के हिसाब से करोगे तो ई डॉट सैलरी के हिसाब से अगर हम करते हैं यहाँ पर सैलरी, ठीक है, ई डॉट सैलरी, तो आपका सैलरी जो है वो आपकी इस पार्टीशन बाई क्लास के हिसाब से जो है वो ऑर्डर वाइज हो जाएगा। तो आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंट के हिसाब से जो है डिपार्टमेंट टोटल के हिसाब से ऑर्डर वाइज हो गई, जो डिपार्टमेंट टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर आपका जो स्पेसिफिक पार्टीशन वाइज होता है उसका स्पेसिफिक ऑर्डर वाइज होता है। ये चीज़ आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है वो ऑर्डर वाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्डर वाइज डिपार्टमेंट आईडी ही करें सबको एक साथ, ऑर्डर वाइज डिपार्टमेंट आईडी इस तरह से, और फिर ऑर्डर वाइज कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो डाल देते हैं। ऑर्डर वाइज जो बेसिकली ऑर्डर में लाने के लिए यूज होता है। तो आप इसको जो है वो ट्राई आउट कर सकते हो कि ऑर्डर किस तरह से इसका जो है वो चेंज हो रहा है और किस तरह से आपको जो है इसको ऑर्डर को मैनेज और मेंटेन करना है। तो इसको अगर हम लोग चलाएंगे यहाँ पर तो हमें जो है वो एक ऑर्डर में चीज़ें जो है वो मिलेंगी कि किस तरह से हमारा जो है यहाँ पर ऑर्डर में चीज़ें आ रही हैं। तो ऑर्डर वाइज जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो और पार्टीशन वाइज भी आप यहाँ पर जो है लगा सकते हो। और ये पार्टीशन वाइज आप मल्टीपल कॉलम से भी कर सकते हो, सिंगल कॉलम से भी कर सकते हो। जैसे हम लोग ग्रुप बाई करते हैं मल्टीपल कॉलम से, सिंगल कॉलम से, वैसे आप पार्टीशन बाई भी जो है यहाँ पर मल्टीपल कॉलम से और सिंगल कॉलम से कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे करो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो डिपार्टमेंट नेम आपका कॉलम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आप इससे भी जो है वो पार्टीशन वाइज कर सकते हो। तो मल्टीपल कॉलम से भी आपका पार्टीशन वाइज जो है वो होता है और सिंगल कॉलम से भी आपका पार्टीशन वाइज होता है। ठीक है, तो बेसिकली ओवर क्लॉज क्या करता है, ओवर क्लॉज आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो है वो एग्रीगेशन कर सको एक डिफरेंट पार्टीशन पे, और उसके साथ में आप जो है यहाँ पर स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिटेल्स भी देख सको जो आप ग्रुप बाई में नहीं देख पाते हो। तो ये आपका जो है वो ओवर क्लॉज है, और ओवर क्लॉज के साथ में आपका जो है वो पार्टीशन बाई और आपका जो है वो ऑर्डर बाई। अब हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा यहाँ पर क्या बचा है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो समझते हैं। तो आपका रो नंबर है, तो रो नंबर भी बेसिकली आपका जो है वो इसमें भी आपका ओवर क्लॉज यूज होता है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे सिंटेक्स में दिख रहा है। तो रो नंबर बेसिकली करता क्या है, रो नंबर फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिटर्न सीक्वेंशियल नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड देन इंक्रीज्ड बाय 1 नेक्स्ट रो ऑनवर्ड्स। तो आपको जब नंबर जनरेट करने होते हैं 1 2 3 4 5 किसी रिजल्ट सेट के लिए, तब आप जो है वो रो नंबर फंक्शन का यूज कर सकते हो। इट इज अ बिल्ट इन एसक्यूएल सर्वर फंक्शन दैट असाइन सीक्वेंशियल नंबर टू ईच रो विद इन अ पार्टीशन ऑफ रिजल्ट सेट। ठीक है, तो इसमें आप पार्टीशन बाई भी यूज कर सकते हो, और जो आप मतलब अगर बिना पार्टीशन के भी यूज करना चाहते हो तभी भी आप यूज कर सकते हो। इसको मैं आपको जो है वो अभी करके दिखाता हूँ। पार्टीशन बाई क्लॉज इज ऑप्शनल, ऑर्डर बाई क्लॉज इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। ठीक है, तो पार्टीशन बाई क्लॉज जो है वो आपकी ऑप्शनल है और ऑर्डर बाई क्लॉज जो है आपकी वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो रो नंबर फंक्शन हम लोग जो है इसको देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग जो है वो देखते हैं कि रो नंबर फंक्शन कैसे रो नंबर जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से पूरा का पूरा जो है उड़ा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्ट की टेबल यूज कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो है वो 1 1 1 आया हुआ है। ठीक है, इस तरह से 1 1 1 आया हुआ है। आपको चाहिए है कि यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से आए। ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पर जो है वो रो नंबर का यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है इसको नीचे ले आता हूँ और सेलेक्ट स्टार की बजाय मैं यहाँ पर जो है वो आईडी, उसके बाद में नेम, उसके बाद में आपका यहाँ पर जेंडर एज सैलरी, जेंडर एज सिटी, और उसके बाद में डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे कॉलम हम लोग यहाँ पर जो है वो मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको जो है वो यहाँ पर रो जनरेट करनी है। तो कैसे आप जनरेट कर सकते हो, आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो रो और उसके बाद में नंबर, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, जब रो नंबर फंक्शन आप यूज करते हो तो रो नंबर फंक्शन आपका ऐसे ही जो है वो काम नहीं करता है। जब आप चलाओगे तो बोलेगा रो नंबर मस्ट हैव एन ओवर क्लॉज। ठीक है, तब आप यहाँ पर एक ओवर क्लॉज लगाओगे। जब ओवर क्लॉज लगाओगे तब आप ओवर क्लॉज लगाओगे तो क्या करोगे, पार्टीशन वाई ऑप्शनल है, ऑर्डर वाई रिक्वायर्ड है, तो ऑर्डर वाई कर दो। ठीक, पार्टीशन वाई भी कर लेंगे, ऑर्डर वाई, और उसके बाद में आप यहाँ पे डाल दो ऑर्डर वाई आईडी। ठीक है, और इसको जो है चला दो।
तो क्या होगा, आपको यहाँ पर नंबर जो है वो रो नंबर आपका जनरेट हो गया, और ऑर्डर बाई आईडी, और फिर आप यहाँ पे एलियास दे दो एज EMP ID, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो, या फिर एम्प्लॉय लिख दो EMPLOYEE एम्प्लॉय ID, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है एम्प्लॉय ID मिल जाएगा, और इस ID को फिर आप चाहो तो इस लिस्ट से जो है वो निष्कासित कर दो। अब आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर डेटा मिल गया है, बट ये डेटा आपका रिजल्ट सेट में है, आपका जो है टेबल में अभी भी वही डेटा है। अगर आप इस कॉलम को ऑन कर दोगे तो क्या होगा, आपकी जो आईडी इस तरह वाली है वो रहेगी। तो रो नंबर बेसिकली क्या करता है, सिक्वेंशियल नंबर जो है वो जनरेट करने के लिए यूज होता है, सिक्वेंशियल नंबर जो है वो जनरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे करें पार्टीशन बाई, PARTITION, पार्टीशन बाई, स्पेलिंग सही हो ही नहीं रही है, PARTITI, सही करते हैं इसको एक बार, PARTITION, ठीक है, पार्टीशन बाई, और पार्टीशन बाई कर देते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम लोग जो इसको चलाते हैं देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक। तो नंबर आपको मिला 1 1 1, ठीक। पहले डिपार्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे जो है वो, उसके बाद में 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है इसको हम लोग जो है वो समझते हैं। इस आईडी को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और ऑर्डर बाई को यहाँ पे हटाते हैं भाई अभी के लिए समझने के लिए, फिर ऑर्डर बाई को हम लोग यहाँ पर जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर इसको हम लोग रन करवा देते हैं। अच्छा, रो नंबर मस्ट हैव एन ऑर्डर बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई आपकी होनी चाहिए, पार्टीशन बाई आपकी जो है वो ऑप्शनल है, तो ऑर्डर बाई को आप यहाँ से हटा नहीं सकते, ठीक। तो ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट ही कर देते हैं इसको हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं उसी से ऑर्डर कर देते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर जैसे एडमिन है उसमें आपका एक एम्प्लॉय है तो एक आईडी मिल गया इसको, फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस है उसमें एक एम्प्लॉय है, एक आईडी मिल गया इसको। आईटी में आपका जो एम्प्लॉय है वो 1 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर आईटी के लिए आप अगर देखो तो 1 2 3, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से पार्टीशन करके उसको नंबर दे रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से पार्टीशन करके उसको नंबर दे रहा है। फिर सेल्स यहाँ पर आया तो सेल्स में फिर से 1 2 3, ठीक है, सेल्स में फिर से 1 2 3, और उसके बाद में आपका यहाँ पर आया सपोर्ट, तो सपोर्ट फिर 1 से शुरू होगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी नंबरिंग सेपरेट हो रही है, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी नंबरिंग सेपरेट हो रही है। आईटी के लिए 1 2 3, सेल्स के लिए 1 2 3, और फिर आपका जो एडमिन था उसके लिए 1, कंप्यूटर साइंस के लिए 1, आईटी के लिए 1, आईटी के लिए 1 2 3, आईटी के लिए 1 2 3, सेल्स के लिए 1 2 3, इस तरह से आपका जो है ये डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है डिपार्टमेंट वाइज नंबरिंग दे रहा है। और अगर आप जो है वो इसको हटा दोगे पार्टीशन वाई को तो ये ओवरऑल आपको जो है वो नंबरिंग देगा। तो अगर आपको ओवरऑल नंबरिंग चाहिए है तो आप जो है पार्टीशन वाई नहीं करोगे, और अगर आप चाहते हो कि पार्टीशन के हिसाब से आपको नंबर मिले तो आप जो है वो पार्टीशन के हिसाब से नंबर दे सकते हो। पार्टीशन वाई आप सिटी भी कर सकते हो, तो हम अगर पार्टीशन वाई सिटी करें तो यहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके से पार्टीशन वाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जो है वो पार्टीशन वाई जेंडर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टीशन वाई सिटी, तो आप लखनऊ पे अगर फोकस करो यहाँ पर, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सिर्फ ऑर्डर बाई किया, पार्टीशन बाई नहीं किया है। तो PARTITION पार्टीशन बाई सिटी और ऑर्डर बाई सिटी, और चला दो इसको यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जो है वो लखनऊ के रिकॉर्ड्स देखोगे इस तरह से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वो 1 2 1 2 करके यहाँ पर रिकॉर्ड जो है आपके वो मिल जा रहे हैं कि पार्टीशन बाई सिटी और ऑर्डर बाई सिटी। इसका नंबरिंग जो है वो यहाँ पर सही तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो नंबर इसने किया है वो 1 2 3 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं इसको जो है एक बार देख लेता हूँ, ऑर्डर वाइज सिटी और पार्टीशन वाइज सिटी। तो इसने जो किया है वो सही किया है, हम लोगों ने जो किया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लखनऊ की स्पेलिंग है उसमें आपको यहाँ पर जो है वो मिस्टेक दिखेगा। यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर डबल के है और यहाँ पर जो है वो सिंगल के है। तो इनको हम लोग जो है वो अपडेट करते हैं कॉन्टैक्ट टेबल में, और फिर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। तो डेटा आपका जो है वो अगर सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। तो अपडेट, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट टेबल, ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ हम लोग जो है वो कर रहे हैं। सेट सिटी इक्वल टू LUCKNOW, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये वाला जो है वो सेट करना है वेयर सिटी इक्वल टू, और ये वाला, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो ऑन द गो आपको जो है वो करना आना चाहिए, ताकि आप जब डेटा सही कर रहे हो तब आप उसको जो है वो सही कर पाओ और समझ पाओ। ठीक है, तो डेटा समझना जो बहुत ज़रूरी है। अब आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, और अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको डेटा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। डेटा एनालाइज करिए, उसके बाद आपको रिजल्ट जो है वो सही मिलेगा। तो सिटी के हिसाब से इसने क्या किया, पहले इसको एक नंबर दिया हैदराबाद को, जयपुर के 2 रिकॉर्ड थे तो 1 2 करके छोड़ दिया, कानपुर का 1 रिकॉर्ड था 1, लखनऊ के 4 रिकॉर्ड थे तो 1 2 3 4, अगर 5 6 7 भी होते तो वो भी कर देता, पुणे का 1 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल अगर आपको जो है वो नंबरिंग करनी है तो आपको पार्टीशन बाई नहीं लगाना है, और अगर आपको जो पार्टीशन के हिसाब से नंबरिंग करनी है तो आपको पार्टीशन बाई लगाना है। अब अगर हम पार्टीशन बाई जेंडर कर दें यहाँ पे, ठीक है, और ऑर्डर बाई भी जेंडर ही कर देते हैं, या ऑर्डर बाई आईडी कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाई नेम करो, ठीक है, ऑर्डर बाई नेम और पार्टीशन बाई जेंडर। ठीक है, अब इसको हम लोग चलाते हैं तो क्या होगा, आपका जो फीमेल के रिकॉर्ड हैं वो आपके 1 2 3 यहाँ तक आ गए, और फिर मेल के रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 7, तो जेंडर के हिसाब से पार्टीशन कर दिया उसने, और जो आपका नेम था उसके हिसाब से उसने जो है ऑर्डर बाई कर दिया है यहाँ पर। तो हमारा जो डेटा है वो ऑर्डर बाई हो गया। पहले जो पार्टीशन बना है ये पार्टीशन आपका ऑर्डर बाई है। ठीक है, आप ये मत समझना कि यहाँ पे एक ऐसे आ गया, पहले आपके जेंडर का पार्टीशन है और वो आपका यहाँ पर जो है वो फिर ऑर्डर बाई है NSS, फिर आपका जो है वो मेल का जो है वो यहाँ पर पार्टीशन बना है और उनको नंबरिंग मिली है, और फिर उनका जो यहाँ पर जो है वो ऑर्डर बाई हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अलग पार्टीशन है और ये अलग पार्टीशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो है वो इस तरह से इसको पार्टीशन बाई को हटा दोगे और ऑर्डर बाई नेम करोगे तो आपका जो नेम है फिर वो आपका जो है वो बिल्कुल ऑर्डर में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है वो पार्टीशन बाई, ऑर्डर बाई और रो नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे पास स्लाइड में जो है वो क्या रह रहा है। ऑलराइट, वी आर एट 2.5 घंटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है करते करते। तो हम लोग रैंक और डेंस रैंक जो है समझ के फिर इसको बाइंड अप करेंगे। तो हम लोग रैंक और डेंस रैंक जो है समझ लेते हैं। तो रैंक और डेंस रैंक के लिए मैंने यहाँ पे कोई जो है थ्योरी नहीं लिखी है, हम लोग चलेंगे सीधा SSMS पे, और हम लोग रैंक और डेंस रैंक को जो है वो वहाँ पर समझेंगे, क्योंकि ये भी आपका जो है वो पार्टीशन बाई और ओवर क्लॉज और ऑर्डर बाई के साथ जो है वो यूज होता है, और रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग यहाँ पर जो है वो समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परमानेंट एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर हम लोग जो है उसको चला देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे आपका अभी हम लोग रो नंबर की बात कर रहे थे, तो रो नंबर में क्या था कि हमारा जो ऑर्डर बाई क्लास था वो हमारा मैंडेटरी था, और पार्टीशन बाई जो हमारा था वो ऑप्शनल था। अब क्या होता है कि पार्टीशन बाई हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमको जो रिजल्ट है उसको पार्टीशंस में ब्रेक करना है। अगर हम चाहते हैं कि एंटायर रिजल्ट पे हमारा जो फंक्शन काम करे, जैसे रो नंबर या रैंक, तो हम पार्टीशन बाई का यूज़ नहीं करते, बस इतना ही पार्टीशन बाई है। बट ऑर्डर बाई आपको जो है वो मैंडेटरी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास टेबल है यहाँ पर, इस टेबल में हमारे पास जो है वो सैलरी दी हुई है। ठीक है, अब इस सैलरी को हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है वो रैंक फंक्शन का यूज करने वाले हैं, और फिर एनालाइज करने वाले हैं कि रैंक फंक्शन बेसिकली हमें देता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको नीचे ले आएंगे यहाँ से, और फिर हम लोग जो है वो रैंक फंक्शन के लिए कोड लिखेंगे, और फिर रैंक फंक्शन को हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो नेम लिख देते हैं, आप चाहो तो आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल है नहीं। ठीक है, कॉलम सिलेक्शन आपकी चॉइस पे है, आपकी रिक्वायरमेंट पे है, नेम आईडी, और उसके बाद में आप यहाँ पे चाहो तो डिपार्टमेंट भी डाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट डाल देते हैं, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डाल दी है। उसके बाद में हम लोगों को जो है क्या करना है, रैंक क्रिएट करना है। ठीक है, पहले रैंक क्रिएट करते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो रैंक के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंक फंक्शन का यूज करते हैं। ये रैंक फंक्शन हम लोगों ने यूज किया, और इसके साथ में आपका ओवर जो है वो यूज होता ही होता है, ओवर क्लॉज। ठीक, अब ओवर क्लॉज में आपका पार्टीशन बाई और ऑर्डर बाई दो आते हैं जो हम लोग देख चुके हैं। ऑर्डर बाई जो है मैंडेटरी होता है, तो पहले हम लोग ऑर्डर बाई ही जो है बात करेंगे, ऑर्डर बाई, और फिर हम लोग बात करेंगे सैलरी की। ठीक है, ऑर्डर बाई सैलरी, और उसके बाद में हम लोग इसको लिखेंगे एज सैलरी रैंक। ठीक है, ये आपकी हो गई यहाँ पे सैलरी रैंक, और बस अब हम लोग इसको चलाते हैं और इसका जो आउटपुट आएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक, और यहाँ पर हम लोग सैलरी भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से विचार कर पाएंगे। सैलरी, ठीक है, नेम आईडी सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, इसको भी जो है ऐसे रख देते हैं तो ये बुरा मान जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो
चला देते हैं इसको एग्जीक्यूट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि सैलरी को जो है रैंक दिया गया है, ठीक है। कैसे रैंक दिया गया है कि ये सैलरी आपकी जो है वो सबसे कम है, फिर ये सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा 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 है, फिर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी की सबसे ज़्यादा रैंक। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसको बताया नहीं है कि इसको उल्टा करना है या सीधा करना है, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग हम लोगों ने नहीं बताया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ही होता है। तो सबसे कम सैलरी की सबसे कम रैंक और सबसे ज़्यादा सैलरी की सबसे ज़्यादा रैंक। कभी कभी लोग सोचते हैं रैंक जो है वो कम रैंक ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो आप यहाँ पे जो है वो DESC डाल सकते हो, DESC। तो क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी होगी उसका रैंक 1 होगा, ठीक। रैंक 1, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3, फिर रैंक 4, फिर रैंक 5, इस तरह से आपका जो है वो चलता चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉलम कॉमा नहीं लगाया, तो ये डिपार्टमेंट आईडी को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो जब आप कॉमा नहीं लगाते हो तो इसको जो है वो एज एलियस मान लेता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि क्या ही हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जो है वो कॉमा लगाना पड़ेगा। इस तरह से कॉमा लगाओगे तब आपकी सैलरी भी आएगी और डिपार्टमेंट आईडी भी आएगी, ठीक है। तो जब आप कॉमा नहीं लगाए थे तो उसने क्या किया कि उसने इस डिपार्टमेंट आईडी को सैलरी कॉलम के लिए एलियस मान लिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, सॉरी, अगर हम चलाऊँ यहाँ पे तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे लिखा आ रहा है, लेकिन डेटा में आपका सैलरी आ रहा है। तो डेटा सेलेक्ट हो सैलरी का और उसको मान लिया एलियस, तो कॉमा यहाँ पे मैं भूल गया था, तो चला देते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी को अभी के लिए हम लोग जो है यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि नंबर दोनों हैं, तो हम लोग रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप डिसेंडिंग किया तो सबसे ज़्यादा सैलरी को सबसे कम रैंक 1, रैंक 2, तो रैंक मिल गया, ठीक। ये ओवरऑल रैंकिंग है डेटा की, और ये आपकी जो है रैंक देने के लिए यूज होता है, कि उसको रैंक करने के लिए। अब रैंक अगर आपको करना है डिपार्टमेंट वाइज रैंक करना है, तब आप कैसे करोगे? तब आपको जो पार्टीशन बाय करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं PARTITION, पार्टीशन बाय, और फिर हम लोग लिखेंगे डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम हम लोग ज्वाइन लगा के डिपार्टमेंट टेबल से उठा सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अब हम लोग सीख चुके हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग जो है पार्टीशन बाय कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी से, और फिर सैलरी को जो है रैंक दे रहे हैं। तो देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना जो है वो रैंक मिला, और इसको भी हम लोग जो है इनेबल कर देते हैं अब, ठीक। तो जो डिपार्टमेंट आईडी 1 है उसमें आपके पास जो है वो सैलरी रैंक 2 है। कौन सी सैलरी रैंक है? एक आपकी जो है वो 1500 है और 1250 है। उसके बाद में जो आपका डिपार्टमेंट 2 है उसमें, चलो यहाँ पे ज्वाइन लगा ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो लगा लो यहाँ पे ई हो गया। उसके बाद में इनर ज्वाइन ही लगा देते हैं, इनर ज्वाइन, और फिर डिपार्टमेंट टेबल डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट आईडी। इतना सिंपल है ज्वाइन लगाना, ठीक है। कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। तो लग गया है यहाँ पे ज्वाइन आपका आईडी का। इसको क्या प्रॉब्लम है आईडी को? चलो कोई नहीं, उसको प्रॉब्लम रहने दो। अब डिपार्टमेंट आईडी की बजाय हम लोग यहाँ पर जो है वो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको इसलिए दिक्कत हो रही होगी कि हम लोग यहाँ पे ई डॉट नहीं लिख रहे हैं ना, पता था मुझे, इसलिए ये बुरा मान जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट आईडी, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और फिर ई डॉट सैलरी, ठीक है। अब चला दो इसको, क्या दिक्कत है इसको? इनवैलिड कॉलम ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, इनवैलिड कॉलम ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ऐसा ऐसा कैसे? ओवर पार्टीशन बाई ई डॉट, ओके 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 ओके, ऐसे कर दिया ना मैंने, सब ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, चलता रहता है सब, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एडमिन जो आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पर 2 सैलरी रैंक हैं आपके, 1 2, 1 1500 और 2 रैंक, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी फिर उससे कम सैलरी। यहाँ पे डिसेंडिंग कर दिया, असेंडिंग कर दो तो उल्टा हो जाएगा। तो रैंक दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पर जो आपके 1 1 1 करके आए हैं, इनमें जो है आपको क्या मिल रहा है, इस तरह से जो आपको रैंक मिल रही है, कि यहाँ पे रैंक आपको जो है वो मिल रही। तो जितने भी आपके डिपार्टमेंट यहाँ पे रहेंगे उनके हिसाब से यहाँ पे जो है वो रैंकिंग सैलरी की हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 एनालिटिक्स के हैं, यहाँ पर रैंकिंग हो गई है, 2 एडमिन के हैं, यहाँ पे रैंकिंग हो गई है, और उसके बाद एक एक सारे यहाँ पर हैं, उनको जो है वो रैंकिंग हो गई है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है वो पार्टीशन बाई करके क्या कर सकते हैं कि रैंक जो है वो जनरेट कर सकते हैं, कि क्या रैंक है किस पर्टिकुलर
डेटा पॉइंट की, यानी कि सैलरी की या फिर किसी और डेटा पॉइंट की। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है, उसको भी हम लोग जो है वो समझते हैं, और उसको समझने के लिए हमें टेबल में जो है वो डेटा अपना जो है वो रेडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल को हम लोग जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और डेटा को रेडी कर लेते हैं। फिर आपको जो है वो बात समझ में आएगी कि डेटा का खेल बहुत होता है, और ये जो एसक्यूएल है वो आपको डेटा से खेलने के लिए ही मिली है, बाकी सब कुछ खेला जो है वो डेटा का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सैलरी है उसको हम लोग जो है करेक्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैंने डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि डिपार्टमेंट जो है उसको अपडेट करके मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ रिकॉर्ड्स को एक डिपार्टमेंट दे दिया है और कुछ रिकॉर्ड को 2 डिपार्टमेंट दे दिया है, और कुछ के लिए यहाँ पर जो है वो 8 रिकॉर्ड है। और उसके बाद में कुछ सैलरी मैंने सेम कर दी है यहाँ पर, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि कैसे आपका रैंक फंक्शन जो है वो काम करता है। तो कुछ सैलरियाँ यहाँ पर जो है वो रिपीट हो रही हैं विद इन द सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेम क्वेरी को जो है वो रन करवाएंगे, यहाँ पर रन करवा के देखेंगे। तो अब आप देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि आपका जो सैलरी रैंक जनरेट हो रहा है एडमिन डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर, तो आप देखो कि 1 2 3 3। ठीक है, तो रैंक जहाँ पे आपकी सैलरी सेम है वहाँ पे रैंक आपकी सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेम डेटा के लिए यहाँ पर सेम रैंक जो है वो जनरेट होती है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 और उसके बाद में फिर डेटा सेम है, फिर सैलरी सेम है, तो फिर आपकी रैंक यहाँ पर जो है वो सेम हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो लेफ्ट ज्वाइन लगाएं, इसको लेफ्ट कर दें, ठीक है, तो हमें जो है वो कुछ और डेटा देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगेन फिर आपकी जो रैंकिंग यहाँ पर है वो आपकी 3 1 2 3 3, और फिर आपकी जो है वो अगेन 1 से जो है यहाँ पर शुरू हो गई, क्योंकि इस रिकॉर्ड का हमारे पास कोई भी जो है वो डिपार्टमेंट नहीं है। तो 1 2 3 3 और उसके बाद 1 2 3 3, इस तरह से जहाँ जहाँ आपका डेटा जो है वो रिपीट होता है वहाँ वहाँ पे आपकी रैंक भी जो है वो रिपीट होती है। और इसमें एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जो डिसेंडिंग कीवर्ड नहीं यूज करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है रखते हैं, तब जो है इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है वो एडमिन के लिए 1 2 3 मिल रहा है, 1 2 3 3। ठीक है, यहाँ पर सैलरी आपकी सेम है तो सेम रैंक मिली है, और यहाँ पर भी सैलरी आपकी सेम है तो सेम रैंक मिली है। अब बिना डिसेंडिंग के हम लोग इसको जो है वो रन करवा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देख रहे हैं। इसको जब चलाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो एडमिन वाला है इसमें आपको 1 1 और फिर आपको यहाँ पर 3 मिल रहा है, उसके बाद में 4 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है यहाँ पर एनालिटिक्स में। ठीक है, तो 1 1 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो 2 है वो आपका यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तो ये इंटरनली इसको काउंट कर रहा है 1 2 3, तो इसको रैंक सेम दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसको 2 करना चाहिए था, तो ये 2 नहीं कर रहा है बल्कि इसको जो है वो 3 रैंक दे रहा है। फिर इसको यहाँ पर जो है अगला डिपार्टमेंट इसको 4 दे रहा है, फिर 1 1 और फिर इसको जो 3 दे रहा है, इसको 2 रैंक जो है वो ये नहीं दे रहा है। तो एक रैंक जो यहाँ पर है वो ड्रॉप हो रही है, और वो ड्रॉप हो रही है आपकी रैंक फंक्शन में। ठीक है, रैंक फंक्शन में आपकी जो है यहाँ पर एक रैंक ड्रॉप हो जाती है। तो इसी को अगर हम लोग यहाँ पर डेंस रैंक लगाएं, डेंस रैंक, एक इसका सिंटैक्स देख लेता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर डेंस रैंक यूज करेंगे तो हमें डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा कि डेंस रैंक जो है वो क्या करता है। तो यहाँ पर डेंस रैंक, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो डेंस रैंक लगा रहे हैं, बस रैंक को हम लोगों ने डेंस रैंक कर दिया है। और अब इस कॉलम पे हम लोग जो है वो ध्यान देंगे कि इस कॉलम में अभी क्या है, 1 1 फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 1 1 3 4, इस तरह से चल रहा है। तो हम लोग अभी रैंक की बात कर रहे थे, हम लोगों ने डेंस रैंक कर दिया है, बाकी सिंटेक्स बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें 1 1 2 3 1 1 2 3, तो जो ड्रॉप हो रहा था रैंक के केस में वो डेंस रैंक के केस में ड्रॉप नहीं होता है। ये डिफरेंस है आपका रैंक और डेंस रैंक में, और ये बेसिकली जो है आपके डेटा पॉइंट को रैंक करने के लिए यूज होता है। जहाँ जहाँ डेटा पॉइंट आपका सेम रहता है उसको सेम रैंक मिलती है, और जो डेटा पॉइंट आपका सेम नहीं होता है उसको डिफरेंट रैंक मिलती है। और ये रैंकिंग आप जो है वो पार्टीशन बाई के साथ भी कर सकते हो और पार्टीशन बाई के बिना भी आप जो है वो कर सकते हो। जब पार्टीशन बाई के बिना करोगे तो ये जो है आपका ओवरऑल डेटा पे जो है वो चलेगा, और आप जब पार्टीशन बाई के साथ करोगे तब क्या होगा, ये डेटा को पार्टीशन कर देगा आपके डेटा पॉइंट के हिसाब से, और उसको फिर जो है ये रैंकिंग दे देगा। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखने की, किस तरह से आप रैंक और डेंस रैंक का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डेंस रैंक में आपका जो रैंकिंग है वो ड्रॉप नहीं होती है, बट रैंक के केस में क्या होता है, आपकी रैंकिंग जो है वो ड्रॉप होती है। कैसे ड्रॉप होती है,
आप यहाँ पे 1 1 और सीधा 3 पे आओगे, 2 पे नहीं आओगे। और जब आप डेंस रैंक की बात करते हो तब आपको क्या होता है, आप 1 1 के बाद 2 पे आते हो, 3 पे आते हो, फिर 1 1 2 3 इस तरह से चलता है। कुछ भी ड्रॉपिंग जो है आपकी वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये था रैंक और डेंस रैंक। अब ये वाला वीडियो हम लोग जो यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो कवर कर ली हैं और हमारा वीडियो जो है वो 2 घंटे 48 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इंडेक्सेस कवर करेंगे, और इंडेक्सेस के बाद में हम लोग जो है वो कवर करेंगे क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स के बारे में, टेम्परेरी टेबल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टोर प्रोसीजर भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और स्टोर प्रोसीजर कवर होने के बाद में व्यूज़ वगैरह का भी कोशिश करेंगे कि व्यूज़ हम लोग कवर कर लें। ट्रिगर्स अगर हम लोग कवर कर पाएंगे तो करेंगे ट्रिगर्स भी अगले वीडियो में, नहीं तो फिर उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, और फिर हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, आप जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।